एज और ब्रेस्ट कैंसर का क्या रिलेशन है? The older you get, the higher the risk of breast cancer. मेन को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? For every 200 women who get breast cancer, one man can get it. पेनलेस एंड पेनफुल लम्प्स जो होते हैं, उन दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन से होते हैं? Painless lumps are more dangerous. कीमोथेरेपी क्या होता है? तो उसका काम क्या होता है? कभी कोई सेल डिवाइड हो रही है बॉडी के अंदर कैंसर की, तो उसके अंदर घुस जाओ और उसके सेल को मार दो. लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं? Chemotherapy can also cause blood cancer. कि अगर कोई दारू पीता है आपकी बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? From mouth cancer to tongue cancer to stomach cancers, liver cancers, breast cancer, everything increases with alcohol. 98% of patients are because of lifestyle. वजन बढ़ना नहीं है, अगर बढ़े तो उसको कम करना है. 45 minutes of moderate to severe exercise जिसमें थोड़ा पसीना निकले 5 days a week. उसकी वजह से your risk of breast cancer may go down as high as 40%. कितने % चांसेस होते हैं किसी को अगर कैंसर हो जाए उस कैंसर को क्योर होने के? आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू प्रोवाइड करी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं उसमें से 71.7% लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है. तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल और बड़ा होगा, एंड जितना बड़ा होगा उतने ही इंसाइटफुल और बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे. आज का पॉडकास्ट अपनी पूरी फैमिली के साथ देखना और हर फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना, बिकॉज ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इंडिया वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेस है जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर बढ़ते जा रहा है. एंड ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ विमेन को नहीं होता, मेन को भी होता है. कैसे, वो आज के पॉडकास्ट में पता चलेगा. तो आज के पूरे पॉडकास्ट पे हमने बात करी कि कैंसर मतलब एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता. कैंसर मतलब आज ट्रीट हो सकता है. कैसे ट्रीट होता है, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, किसको कैंसर हो सकता है, किन लोगों को सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, किन किन रीज़न से कैंसर होता है, एंड ऐसा हम लोग सब क्या करें ताकि हमें और हमारे सारे लव्ड वंस को कभी कैंसर हो ही ना. ये हमने आज के एक्सपर्ट डॉक्टर से, जो है डॉक्टर मंदार नाडकर्णी, वो हेड ऑफ ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी हैं एंड एक सर्जन हैं जो स्पेशलिस्ट हैं ब्रेस्ट कैंसर में एट कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल. तो ये एपिसोड एंड तक देखना एंड सारे फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट बिफोर यू स्टार्ट दिस एपिसोड, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स हम डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिले और आप अपनी लाइफ में ग्रो करें तेज़ी से. एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एन्जॉय द शो. एक चीज़ बताओ जो आपको लगता है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सबको गलत पता है. सबसे गलत चीज़ क्या है? फर्स्ट थिंग कि कैंसर मतलब इक्वल टू डेथ, मतलब कैंसर मतलब इसमें से हम कभी नहीं निकलेंगे, ये गलत फहमी है. ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्योरेबल डिजीज़. ओके, सो हर 100 पेशेंट्स में से स्टेज 1 में 90, हर 100 पेशेंट्स में से स्टेज 2 में बिटवीन 80 to 85, 80 से 85 के बीच में पेशेंट्स ज़िंदगी भर के लिए क्योर हो जाते हैं. सो कहने का मतलब है अर्ली स्टेजेस में इसका क्योर रेट बहुत ही अच्छा है, जिसको मैं ऐड थोड़ा करूँगा उसके आगे के. इसलिए सारे लोगों को चौकन्ना रहना है और अर्ली उसको कैच करना है, उसको बढ़ने देना नहीं है अपने को, पहली चीज़. सेकंड, औरतें जिनके लिए वो ऑर्गन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, ओके, फॉर देयर फेमिनिटी, उनको लगता है अभी ये बीमारी हो गई तो अभी डिसफिगर हो जाएगा या पूरा काट दिया जाएगा, और कभी कभी इस वजह से वो किसी को बताते भी नहीं है. सो डिले हो जाता है डायग्नोसिस, और डिले होने की वजह से और अदर प्रॉब्लम्स होते हैं, वो जो आगे शायद हम डिस्कस करेंगे. बट द सेकेंड पॉइंट इज़, ब्रेस्ट कैंसर का मतलब नहीं है कि ब्रेस्ट को निकालना है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हर 100 पेशेंट्स में से 75 से 80 पेशेंट्स की आइदर ब्रेस्ट बचाया जाता है या बचा नहीं सके तो इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन करके उसको नॉर्मल बना दिया जाता है. ओके, सो दैट्स सेकंड. एंड थर्ड, जो मैं कहूँगा, अगर आप मुझे कहोगे कि एक ही चीज़ मुझे बताइए, तो मैं ये एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ जिसका मेरे हिसाब से सोसाइटी पे इम्पैक्ट है. ओके, और ये चीज़ है कि बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं
वो एक गलतफहमी लेके आते हैं कि उन्होंने खुद कुछ गलती की है जिसकी वजह से ये बीमारी उनको हो गई है और जिसकी वजह से अभी उनकी फैमिली सफ़र करने वाली है इमोशनली, इकोनॉमिकली, मैनी डिफरेंट वेज। ओके, सो मैं ये 100 टाइम्स सारे पेशेंट्स को कहता हूँ ओके कि आपने ना कुछ किया है, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना कुछ कोई गलत चीज़ नहीं की है जिसकी वजह से बीमारी हुई है। हमारे पास साध्वियाँ भी होती है जो पेशेंट्स बन के आती है, वो तो सुबह शाम प्रे करती है, सिंपल सी चीज़ें खाती है, अगर उनको भी बीमारी हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। तो ये बीमारी प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका कोई दोष होता नहीं है, किसी को भी हो सकती है। सो कम से कम ये जब भी बीमारी होती है ये गिल्ट फैक्टर मन से निकाल दीजिए, खुद को दोष ना दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हो। नहीं तो कभी कभी लगता है मेरी वजह से हो रहा है, मैं किधर डॉक्टर के पास चली जाऊँ, एंड देन द डोमिनो स्टार्ट फॉलिंग वन आफ्टर द अदर एंड देन सब डिले होने लगता है। ऐसे कितने पेशेंट्स होते होंगे जो खुद को दोषी मानते हैं या उनके परिवार वाले उनको दोषी मानते हैं? 22 साल से कर रहा हूँ, हर 10 में से 9, हर 10 में से 9, हर एक औरत को कहीं ना कहीं आप पूछो उनको तो कहीं ना कहीं अंदर से वो निकलता है, डॉक्टर साहब मैं क्या चेंज करूँ जिससे ये ना हो। तो फर्स्ट आई हैव टू से, आपको लगता है आपकी वजह से बीमारी हुई है आपको? हाँ डॉक्टर साहब कुछ तो किया होगा गलत मैंने। सो देन आई हैव टू सिट विद देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड, एंड दीज आर द एग्जांपल्स। यही सारे एग्जांपल्स हम देते हैं उनको। सो लेट्स ट्राई कि आज के पॉडकास्ट के थ्रू पूरे एंड तक जो भी लोग ये देख रहे हैं वो और उनके फैमिली मेम्बर्स को जितनी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, जो जो आप मैसेज देना चाहते हो, जिसकी अवेयरनेस बताना चाहते हो, लेट्स ट्राई कि उनको समझ में आ जाए, ताकि वो लोग ये गलतियां ना करें जो आप डेली बेसिस पे देखते हो, जिससे एक्चुअली केसेस और कॉम्प्लिकेट होते हैं। सो लेट्स ट्राई दैट। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, क्योंकि ये एकदम लीडिंग कॉज है। सारे कैंसर्स में से विमेन को सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है, एंड लीडिंग कॉज है डेथ का इन कैंसर्स। तो और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? जस्ट टू ऐड, इन 2023 एंड 2022 इंडिया has had the highest number of breast cancer deaths per country in the whole world. Okay, that is, so our proportions are increasing. हमारे ब्रेस्ट कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा नहीं है जो वेस्ट में है, बट फिर भी स्टैटिस्टिक्स हैव शोन वेरी क्लियरली कि मॉर्टेलिटी उतनी ज़्यादा है। और ये इस वजह से कभी कभी हो सकता है कि पेशेंट्स थोड़े एडवांस स्टेज में डायग्नोज हो जाते हैं, कभी कभी उनके पास एक्सेस नहीं होता पूरी ट्रीटमेंट बराबर से करने के लिए, मैनी अदर थिंग्स जो शायद वील डिस्कस लेटर। बट योर क्वेश्चन, द थिंग दैट हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ नाउ हियर टू स्टे, और हम सारे भारतवासियों को इसके बारे में जो बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक इश्यूज है पता होने चाहिए। बस क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर? सो ब्रेस्ट कैंसर इज़ लाइक एनी अदर कैंसर। कैंसर एक ऐसी चीज़ होती है कि इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। सो सेल्स बॉडी के अंदर होते हैं। सो आप देखोगे तो ब्रेस्ट का प्राइमरी फंक्शन है बेबी को मिल्क देना। सो ब्रेस्ट में मिल्क बनाने की टिश्यू होनी चाहिए और मिल्क कंडक्ट करके बेबी को फीड करने के लिए निपल तक डक्ट्स होने चाहिए जो जाएंगे। सो ब्रेस्ट में एक हिस्सा मिल्क प्रोड्यूसिंग, मिल्क कंडक्टिंग टिश्यू का होता है और दूसरा सपोर्टिव केयर होती है, फैट पकड़ी है, सॉफ्ट टिश्यू पकड़ी है। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग और मिल्क कंडक्टिंग मेनली एरियाज होते हैं सारे सेल्स से बने होते हैं। हम सर से पांव तक सेल से बने। और सपोज मैं आज 52 का हूँ, सो मेरे जो सेल्स थे मैं 4 साल का था, वो सारे सेम सेल्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर द न्यूरल सिस्टम या फ्यू अदर थिंग्स, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल सेल्स, हमारे सारे सेल्स है, पेशियाँ जो चेंज होती जाती है और उसमें एक प्रोग्रामिंग होता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज ये सेल का लाइफ है 120 डेज। सो क्या होता है कि ये सेल अपना काम करते जाता है, हर एक सेल का काम होता है और वो अपना काम बराबर से करता रहता है। ठीक है। और 120 डेज होने के टाइम वो सुइसाइड कर लेता है। ओके, इट्स कॉल्ड एपोटोसिस, द सेल डाइज, इट इज प्रोग्राम टू डाई। बट वो होने के पहले एक प्रोसेस होती है कि उसकी जगह एक दूसरी सेल ले लेती है और ये चला जाता है और दूसरी नई सेल है जो फ्रेश है और जो काम कर लेती है। फाइन। अभी ये बीमारी में कैसे होता है कि एक सेल जो होती है, एकदम सिंपल समझा रहा हूँ, लेट अस नॉट टेक इट एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, बट हमको समझना है कि ये सेल जो है उसमें एक नई ताकत आ जाती है कि वो मरना भूल जाती है। ओके, तो ये 120 दिन में मरना होता है और 120 होने के बाद वो मरती नहीं है, बट एक बेबी तो जरूर बनाती है।
फिर वो 240 दिन जीते हैं और बेबीज बनाते हैं। अभी कैसे हो गया, ब्रेस्ट की एक सेल की जगह 2 हो गए, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, एंड देन एक सर्टन क्रिटिकल मास होने के बाद वो बूम ग्रो होने लगता है, जैसे डबल होने लगता है। सो एक की 2 सेल हो गई तो इतना ही है, बट 5 लाख के 10 लाख हो गए तो यू विल नोटिस, एंड दैट्स, और वो सारे कहाँ बैठे, वो एक सेल की जगह में ही सारे बैठे सेल्स, इसलिए लंप बन जाता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग द लंप। एंड होता क्या है, अब जैसे एक छोटा सा सेल है वो बड़ा बनते गया और लंप हो गया, करेक्ट, तो अब क्या होता है, लाइक अगर बढ़ते जाएगा तो गिव मी तो स्टेजेस, इतना क्या बड़ा क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट में इतनी बड़ी गांठ आएगी, वो स्किन में से बाहर आने की कोशिश करेगा, ब्लीडिंग करेगा, ये इतना बड़ा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा कैंसर है। सो अगेन मैं सारे मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ कि बोला मैडम आई एम नॉट वरीड अबाउट ये कितना बड़ा है, आप इतना बड़ा ट्यूमर लेके आओ, मैं काट के प्लास्टिक सर्जरी करके आपको नॉर्मल करके घर भेज दूंगा, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चिंता वो सेल्स की है जो इसको छोड़ के आपके ब्लड वेसल्स में जाते हैं, खून से लंग या लिवर या ब्रेन या बोन में पहुंच जाते हैं और वहाँ अपना घर बसा लेते हैं, और वहाँ घर बसा के जब भी ग्रो करेंगे तो ये सारे वाइटल ऑर्गन्स है, दे विल एक्सपांड विद इन द वाइटल ऑर्गन एंड दे विल डैमेज द वाइटल ऑर्गन, और ये वाइटल ऑर्गन का फंक्शन चला जाएगा। आज मुझे 1 किलो की लिवर फंक्शन के लिए चाहिए फॉर माई एग्जिस्टेंस, अभी अंदर ब्रेस्ट के ट्यूमर्स आने लगे स्प्रेड किए हुए सेल्स के, कुछ दिनों के बाद हाफ ऑफ द लिवर इज ऑक्यूपाइड बाय द कैंसर सेल्स, सो अभी आधा किलो हो गई लिवर, पाव किलो 250, 100 grams, एंड दैट इज व्हेन जॉन्डिस, लिवर फेलियर, ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट। या ब्रेन में गया कन्वर्जेंस, ऑल प्रॉब्लम्स, लंग्स में आ गया, सांस लेना मुमकिन नहीं, ऑक्सीजनेशन मुमकिन नहीं, जीना मुमकिन नहीं। सो एज इट स्प्रेड्स, डेथ जनरली इज अ बैड वर्ड टू यूज, बट द एंड जनरली कम्स बिकॉज ये सारे सेल्स दूसरे ऑर्गन्स में जाके उनकी वाइटल फंक्शनिंग खराब कर देते हैं, खराब और मिटा देते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर में जो ब्रेस्ट के अंदर लंप है उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, Correct. जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो लंप्स टूट के अगर कहीं और चले गए Correct. और वहाँ पे अपना घर बनाने लग गए और वहाँ पे लंप्स बड़े करने लग गए। करेक्ट, और टू टेक इट फॉरवर्ड, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ये लंप की, बिकॉज इसको आप अगर हम कहेंगे कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो लोग छोड़ देंगे इसको, वो बोलेंगे लिवर में आएगी तभी सोचती हूँ, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। हाँ, सो ये जितनी बड़ी होने लगती है उतनी वो स्प्रेड होने लगती है, और एक बार स्प्रेड हो गई लंग लिवर ब्रेन बोन में, कोई दवाई दुनिया में कोई भी कंट्री कहीं भी नहीं है कि वंस इट स्प्रेड्स इट कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। सो एक बार लंग या लिवर या ब्रेन या बोन को चला गया, इट इज स्टेज 4, इट इज इनक्योरेबल, फिर आप कुछ भी करो इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो इसको इधर कंट्रोल करना है इसके पहले कि वो और चला जाए, दैट इज वाई ये लंप बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? ओके, सो एक कोई ऐसी वजह हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लाइक सर्वाइकल कैंसर में कैसे कह सकते हैं कि उधर एक वायरल इन्फेक्शन अगर हो गया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का यूट्राइन सर्विक्स यूट्रस के मुख पे, तो कैंसर उधर होने के चांसेस होते हैं। सो जिनको इन्फेक्शन होता है उसमें से स्मॉल परसेंटेज, बट दैट इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग इट। ब्रेस्ट में देर इज नो सिंगल वे, सो जनरली ब्रेस्ट कैंसर कैन बी क्लासिफाइड इनटू हेरिडिटरी एंड नॉन हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब आपने एंजेलिना जोली के बारे में सुना होगा कि शी वॉज ब्रैका पॉजिटिव, मतलब एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी थी उनके जीन्स के अंदर, जिसकी वजह से उनकी ग्रैंडमदर, उनकी मदर और वो खुद were at a very high risk of getting breast and or ovarian cancer. So her grandmother died, her mother died, and she decided to get both breasts removed, and of course plastic surgery was done, but take out your natural breasts and your ovaries out so that she does not get these cancers at an age of 38, 39, 40. Can you imagine a Hollywood famous top level actress married to a top level actor does that and gives a simple statement जो कहती है कि ये मैंने सारा किया क्योंकि मेरे 6 बच्चे हैं तो उनके लिए मुझे जीना है, तो जो होना है होने दो, बट ये मैंने किया उनके लिए। सो दिस इज हेरिडिटरी। सो हेरिडिटरी जब भी आपको होता है, और ये हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर्स आर सीन इन लेस देन 2% ऑफ द पॉपुलेशन, सो रेयर है ये। एंजेलिना जोली ने बहुत फेमस कर लिया है, बट 2% ऑफ ऑल कैंसर्स कह रहा हूँ, नॉट इन द पॉपुलेशन का मतलब नहीं है कि अंधेरी स्टेशन अभी चले जाओ 100 में से 2 लोगों को जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज नहीं कर रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ मेरे ऑफिस में अगर मैं 100 पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीट करूंगा, उसमें 1 या 2 या 3 मैक्सिमम लोगों को हेरिडिटरी होगा, बाकी सारे नॉन हेरिडिटरी होंगे। ओके, सो कभी कभी पेशेंट्स आके हमको ये भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे फैमिली में तो कोई नहीं, मुझे कैसे हो गई है बीमारी? तो फिर कहना पड़ता है अरे 97% लोगों के फैमिली में कोई नहीं होता, तो आप नॉर्मल हो, चिंता नहीं करो। ये जो 3% वाली है उनकी थोड़ी चिंता होती है हमको, बिकॉज इनको कैसे है, आज मैं छोटी सी गांठ है, मैं केवल बिकॉज ब्रेस्ट, आज हमको ब्रेस्ट को निकालना नहीं जरूरी है, ब्रेस्ट बगैर निकाले गांठ निकाल के ट्रीट करूं, बिकॉज ऑफ अर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन आगे के 2 या 3 या 4 साल में उनको और एक सेकंड और एक थर्ड और फोर्थ कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सो हेरिडिटरी में ट्रीटमेंट थोड़ी अलग होती है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये बीमारी होती क्यों है हेरिडिटरी लोगों में? बिकॉज जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, और ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी कैंसरस सेल अगर बॉडी में डिटेक्ट होता है, ओके, उसके अपने बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है जो फटाक से आइडेंटिफाई करता है कि ये कैंसरस सेल है और उसको रोक देता है और ख़त्म कर देता है। तभी ये पेशेंट्स में ये एबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक म्यूटेशन इज लॉस्ट, और इसकी वजह से इनमें कैंसर्स की रिस्क बढ़ती है। मतलब उनके नेक्स्ट डोर नेबर को सेम एबनॉर्मल सेल बन सकता है, बट उनका वो जीन नॉर्मल होने की वजह से उनकी बॉडी सिस्टम्स कैच दैट कैंसरस सेल एंड फिनिश इट, वेयरएज इनको नहीं होता और इनको कैंसर डॉक्यूमेंट हो जाता है एंड उनको एक बीमारी हो जाती है। सो दीज आर वंस वेयर यू कांट रियली कंट्रोल देम, ओके, बिकॉज ये जेनेटिक है आपका। बट 97% ऑफ पेशेंट्स, 98% ऑफ पेशेंट्स आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। सो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह सकता हूँ, अपने देश में, इन आवर ओन कंट्री, ओके, द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ अ वुमन, लाइफ टाइम रिस्क किसी औरत की ब्रेस्ट कैंसर उनको होने का चांस लाइफ टाइम पे, आप बॉम्बे या दिल्ली या कोई बड़े शहर में देखो तो ऑन एन एवरेज 1 in 25 विमेन है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अंधेरी स्टेशन जाओ और 25 विमेन है और सबकी मैमोग्राफी करो किसी एक को ब्रेस्ट, इट मीन्स अगर कोई किंडरगार्टन स्कूल में 25 लड़कियों का क्लास था, ओके, जब जैसे वो लड़कियां बड़ी होके 85 ईयर्स तक आती है, उनमें से किसी एक को जरूर लाइफ में कैंसर होगा। वो 35 पे होगा उम्र में, 40 में होगा, 55 या 65 में होगा, बट जरूर होगा। सो दैट इज अ लाइफ टाइम रिस्क। अमेरिका में दिस इज 1 in 8 and 1 in 7, सो वी आर वे अवे फ्रॉम देम, ओके। बट ये अपने देश में, सो सी अमेरिका 1 in 7, 8, Mumbai, Delhi 1 in 25, and now you go to our rural places, okay, some small villages, it is beyond 1 in 50. So same country, same soil, same prime minister, same governing factors, but there is a change. So there is something that they are doing right which we are not doing right, and the Americans are absolutely not doing right, okay, or the western world is not. What do you think is the reason? So simple सी चीज़, अभी एक गाँव की औरत को ले लो, छोटी सी बड़ी होती है लाइफ में, सिंपल चीज़ें खा पी के, ओके, पिज़्ज़ा का तो सुना ही नहीं होगा उधर, चांस ही नहीं, सब्जी रोटी, नो ऑयली फूड, नथिंग। छोटी से बड़ी हो जाती है, जल्दी शादी हो जाती है 18-19 की उम्र में, 20 साल में पहला बेबी हो जाता है, अपने पास नेस्ले सेरेलैक कुछ नहीं, अपना मिल्क फीड करती है बिकॉज शी नोज दैट इज़ द बेस्ट फॉर द बेबी। एक 1.5 साल 22-23 पे सेकेंड बेबी हो जाती है उसको, ओके, अगेन उसको ब्रेस्ट फीड करती है, होपफुली शी स्टॉप्स इट एट दैट लेवल। हर रोज़ सुबह उठती है, बच्चों को, हस्बैंड को उठाती है, पंप में जाके फिजिकल एक्सरसाइज, पानी निकालती है, घर पे आती है, सिंपल खाना बना के सबके लिए देती है, खुद का भी डब्बा बनाती है, सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं फील्ड में, ये घर साफ करती है, कपड़े धोती है, फिजिकल वर्क, ओके, फिर जाके हस्बैंड को हेल्प करती है खेत में, मोर फिजिकल वर्क। आप कभी नहीं देखोगे गांव में कोई ओवरवेट या फैट वुमन, वो जनरली फिट होती है with a body mass index somewhere in the range of 24, 25, 23 or lesser even, okay, so she's fit, lot of exercise, simple food खाती है, alcohol नहीं पीती है, okay, alcohol, excess consumption of alcohol has been shown to be associated with an increased risk of breast cancer, वो नहीं करती है, simple चीज़ करती है। Now let us come to Mumbai, not so much of physical activity, गाड़ी में बैठो, जाओ, उबर करो, आ जाओ, ख़त्म, काम करो, जो कुछ मिलता है खाओ, फ़ोन करो, कभी मैकडोनल्ड्स, कभी ये, कभी वो, कभी whatever, once in a while, twice a week parties with some bit of alcohol,
today's women are getting more and more highly educated. So one of the ways that they will be able to facilitate this is अपनी शादी डिले हो जाती है. शादी डिले हो गई तो बच्चे 20, 22, 25 पे नहीं होते, 30, 32, 33 शायद होते ही नहीं है. हुए तो भी 34, 35 में एक हाथ होता है. ओके, अगर हुआ तो भी 1 साल ब्रेस्ट फीड बच्चे को नहीं करती है. लुक एट द डिफरेंस. सो मेरा एक ही कहना है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखो, कपड़े उनकी तरह पहनो, आईफोन उनकी तरह लेके घूमो, बट आपकी लाइफ ये औरत की तरह करो. ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं शॉविनिस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी औरत को 18-20 में शादी करनी है, जल्दी बच्चे पैदा करने हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ. प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करिए कोई. मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि आपको थोड़ा समझना है. कभी कभी क्या होता है, किसी औरत के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है बट इसको ये पता ही नहीं होता है, तो वो ये अडॉप्ट क्यों करे. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कम से कम समझ लो. सो किसी के पास ऑप्शन है कि बाबा मैं 24-23 पे मेरी हो गई है शादी, 21 पे, तो मैं 23 में फर्स्ट बेबी और 25 में सेकंड बेबी कर सकती हूँ, एंड मैं ज़रूर ब्रेस्ट फीड करूँगी 1-1 साल के लिए. ओके, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. विमेन, इफ़ यू हैव योर फर्स्ट बेबी बिफोर द एज ऑफ 25, 2 बेबीज बिफोर द एज ऑफ 30, अगर आपको आपका पहला बच्चा 25 से कम उम्र में, दूसरा बच्चा 30 से कम की उम्र में हो, और आप दोनों बच्चों को 1-1 साल ब्रेस्ट फीड करो, अगर वो नहीं पॉसिबल है कम से कम 6 महीने के लिए, तो ऐसा कहा जाता है, स्टडीज़ हैव शोन कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री भी है, वो भी रिस्क थोड़ी कम हो जाती है ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से. सो गेट मैरिड at any time you want, but when you have your baby, try to breastfeed for 1 year. Take some time out, do that for yourself and your baby, because ये भी है कि जो बच्चे 1 साल के लिए ब्रेस्ट फीड करते हैं, they are known to be very very emotionally secure and strong because they have formed that bond with the mother all the time. So ये बेबी का भी फायदा है, आपका भी फायदा है. थोड़ा टाइम निकालिए, करिए इफ पॉसिबल है. अल्कोहल कंजम्पशन इज फाइन बट नॉट हाई लेवल्स ऑफ अल्कोहल. सो एक आध टाइम सोशल ड्रिंकिंग इज फाइन. वज़न बढ़ना नहीं है, अगर बढ़े तो उसको कम करना है. मल्टीपल स्टडीज़ हैव शोन कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स, और वो कैलकुलेट करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स होते हैं, 23.5 से कम है, तो आपकी रिस्क ब्रेस्ट कैंसर होने की इज़ 2.5 टाइम्स लेस एज कम्पेयर टू वो औरत जिसका 31 से ज़्यादा है. एंड 31 इज़ नॉट एन ओबीज वूमन, शी इज़ जस्ट अ प्लम्प वूमन. ओके, सो अगर आप रिड्यूस कर सकते हो, ओके, तो वो करने की कोशिश करो. 45 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज जिसमें थोड़ा पसीना निकले, 5 days a week, Monday to Friday, 45 minutes, 5 days a week will reduce your risk, but it reduces your ambient estrogen, and उसकी वजह से your risk of breast cancer may go down as high as 40%. So इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफस्टाइल में. So all these lifestyle एबनॉर्मेलिटीज़ दैट इतने सालों में हम एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, ये गांव वाली लेडी से लेके अमेरिका, अगेन वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं हम. ओके, कहीं ना कहीं हम उनकी बीमारियां हमारी तरफ खींच रहे हैं. सो हमको अभी उस औरत की तरफ देखना है और उसकी बीमारी खींचनी है अपनी तरफ, ताकि अपनी रिस्क ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स लो हो. ये आज आप करोगे तो नहीं दिखेगा, बट अब 20 साल करोगे तो 25वें साल में दिखेगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. आर यू ऑल्सो सेइंग कि जो विमेन कभी बच्चा नहीं करती है उनकी रिस्क ज़्यादा होती है ब्रेस्ट कैंसर की? करेक्ट, उनकी हो सकती है, बट अगेन मुझे इसको पर्सपेक्टिव में रखना है. सो बहुत सारी ऐसे औरतें होती है जिनको रिलीजियस रीजंस के लिए बच्चे नहीं होते, यू नो, नन्स में भी. ओके, उनको सारे पेशेंट्स, सबको कहाँ होता है ब्रेस्ट कैंसर? नहीं होता है. सो डेटा ये कहता ज़रूर है कि जिनको बच्चे नहीं होते उनकी रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, बट ये इतनी प्रोहिबिटिवली ज़्यादा नहीं है. ओके, थोड़ी सी रिस्क बढ़ती है, बट सपोज वो औरत बराबर से खाना खाए, वॉक बराबर से ले, वजन कंट्रोल में रखे, ये सारी चीज़ें बराबर करे, तो वो रिड्यूस करेगी अपनी रिस्क. गॉट इट. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो यू हैव टू कॉम्पेंसेट समवेयर. एंड विथ वॉट यू सेड राइट नाउ, ऐसा लग रहा है जो आप बोल रहे हो कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड, हमारी कंट्री, इनफैक्ट इंडिया, वेस्टर्नाइज होते जा रही है. जितना हम अर्बनाइज होते जा रहे हैं तो हम कैंसर और बढ़ाते जा रहे हैं. करेक्ट. बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कैंसर बढ़ते जा रहा है. Yes, absolutely. I mean, like we discussed in this case also, see, it's a give and take. हम उनकी लाइफस्टाइल
अगर अडॉप्ट करेंगे तो उसके साथ उनकी बीमारियां और उनके सब वाइसेस भी आएंगे हमारी तरफ, नो क्वेश्चन अबाउट इट। व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइम फीलिंग कैसी होती है जिसको पता चलता है ब्रेस्ट कैंसर है? लाइक एक वुमेन को फर्स्ट टाइम फील कैसे होगा, कि क्या होता है, उसको कैसे पता चलेगा कि मे बी ब्रेस्ट कैंसर है? सो जनरली द क्या feel मोस्ट करती है? कॉमन सिम्टम, द मोस्ट कॉमन सिम्टम किसी भी औरत को होता है, वो पेनलेस लंप उसको ब्रेस्ट के अंदर फील होता है। कभी नहाते वक्त, साबुन लगाते वक्त, या कभी थोड़े पेशेंट्स इतने डिलीजेंट होते हैं वो चेक भी कर लेते हैं खुद को। जो रिकमेंडेशन है कि हर महीने में एक बार, हर रोज़ नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर 15 दिन में नहीं, हर महीने में एक दिन, जो यंग औरतें हैं जिनके पीरियड्स आते हैं वो पीरियड्स ख़त्म होने के बाद 1-2 दिन बाद, और जो मेनोपॉजल है एक डे फिक्स करो, बट महीने में एक ही दिन आपको एग्जामिन करना है खुद को। और अगर आपको कोई लंप लगे उसमें जो एबनॉर्मल है, तुरंत किसी डॉक्टर को जाके दिखाना है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने करना चाहिए? यस, बट नॉट मोर फ्रीक्वेंटली। कभी कभी हम पेशेंट्स को पूछते हैं आप करते हो कि नहीं? हाँ डॉक्टर साहब हर रोज चेक करती हूँ। चलता नहीं। क्यों नहीं चलता? मैं हर रोज घर जाऊँगा, मेरे बच्चे दोनों घर पे होंगे, मेरी से उनकी ग्रैंड मदर इन लॉ से 1 मंथ में एक बार आएगी मिलने को और बोलेगी अरे ये तो लंबा हो गया और ये भी थोड़ा सा लंबा हो गया, या व्हाटएवर। सो मैं हर रोज जाता हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, इसके बाल थोड़े लंबे हो गए, इसके छोटे, समथिंग, बट शी विल नोटिस, ओके, बिकॉज शी इज सीइंग आफ्टर अ गैप। सो हर रोज चेक करोगे तो लगेगा अरे ये तो कल थी, ये नहीं है, इसके बारे में क्यों सोचूं, क्यों डरूं। बट 1 महीने के बाद देखो, बोला यार ये तो नहीं थी, ये नया आ गया कुछ, मुझे इसको दिखाना है। सो सेल्फ एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर अवेयरनेस जनरेशन। सो ये हमको हर एक औरत को सिखाना है। कोई राइट तरीका होता है सेल्फ एग्जामिन करने का? होता है, और उसके लिए यूट्यूब में ढेर सारे वीडियोज है। बेसिक पॉइंट्स मैं कहता हूँ, राइट हैंड फॉर द लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट हैंड फॉर द राइट ब्रेस्ट. The best examination is in lying down position. The next best examination is while you are taking a shower, maybe नहाते वक्त हाथ में थोड़ा साबुन और पानी लेना है ताकि लुब्रिकेशन अच्छा हो व्हेन यू आर एग्जामिनिंग। तो हाथ जितना फास्ट मूव होता है, बम्प फास्ट पिकअप हो जाता है। सो बट उसके जो निटिग्रिटी डिटेल्स है, हाउ टू डिवाइड द ब्रेस्ट इनटू स्मॉल एरियाज एंड ओनली फोकस ऑन देम एट इन वन पॉइंट इन टाइम। सो ये हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो कहते हैं वो ऐसे 1 मिनट का काम नहीं है, उसमें आराम से 7-8 मिनट लगते हैं फॉर अ वेरी गुड प्रॉपर एग्जामिनेशन। वी वर टॉकिंग अबाउट हेरिडिटरी, ओके, कि हेरिडिटरी से 2 से 3% चांस होता है कि हेरिडिटरी से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हो। तो फर्स्ट इज, अगर फैमिली में कोई दूसरे टाइप का कैंसर हो, करेक्ट, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हेरिडिटी से होते हैं क्या? करेक्ट। सो मान लो किसी को लाइक लंग कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं? सो कि सेम टाइप का ही कैंसर ट्रैवल करता है? सो सेम टाइप का नहीं होता। There are generally syndromic cancers. So a certain, say BRCA1 and 2 genes जो हमारे breast cancer के सबसे famous है, to give you one example, they increase a woman's risk of getting breast cancer and ovarian cancer. They also mildly increase the risk even in male patients of getting large intestine, pancreas and prostate cancers. But essentially the high risk are breast and ovarian. Okay. So बाकी थोड़े और syndromes होते हैं जिसमें किसी को किडनी ट्यूमर, ये ट्यूमर, वो ट्यूमर, ओके, किसी को पेट के अंदर पॉलिप्स होते हैं, ओके। बट आज जेनेटिक्स एक अच्छी लेवल पे आ गई है, ओके, कैंसर जेनेटिक्स, जिसमें किसी पेशेंट को अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो हम हमेशा एक जेनेटिक काउंसलर के पास उनको भेजते हैं, और फिर वो जेनेटिक काउंसलर उनकी पूरी हिस्ट्री पैटर्न चेक कर लेते हैं, दूसरे कोई कैंसर्स है, और वो चेक करते हैं कि डू दे फिट इनटू अ सिंड्रोम, एंड इफ दे फिट इनटू अ सिंड्रोम देन दे गेट इन्वेस्टिगेटेड अलोंग दोज जीन्स। बट इफ दे डोंट फिट इनटू अ सिंड्रोम, देयर इज नो ब्लाइंड टेस्ट दैट कैन बी डन कि ब्रेस्ट कैंसर आ गया, ये 50 टेस्ट करके देखो, ये नहीं है। पहले जेनेटिसिस्ट के पास जाओ, देखो, बिल्ड योर ट्री एंड देन यू सी। जैसे आई वाज टेलिंग यू, मेरी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, राइट? अब अगर मैं एक कैंसर पैनल का टेस्ट करा लेता हूँ, एग्जाम्पल, आप करोगे नहीं? ठीक है, क्यों? मैं कह रहा हूँ आपको, हाँ। पहले अगर किसी को करना है तो आपकी नानी जिनको हुआ था उनका पहले करना है, बिकॉज जो पेशेंट को हुआ है पहले उनमें ही चेक करो एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं। अभी उनको ही एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो नाउ शी इज़ नॉट इन दैट 3%, शी इज़ इन द 97%। बाकी फैमिली को अभी चेक करना छोड़ दो।
But अगर suppose वो abhi अब nani has maybe passed away away, at yes. that age. So now who are the susceptible people? Your mother, your masi, your mamaji, or whosoever. So your mother and your masi's test can be done, not yours. Okay. Now if they have it, because grandmother can't jump and give it to you. अभी उन्हीं को नहीं है तो आपकी चेक करने की जरूरत नहीं. So it has to go in a very logical, simple way. Okay. Okay. बट कभी कभी जनरेशन स्किप करता है, ऐसा कुछ नहीं होता? जनरेशन स्किप कर सकता है इन कॉजिंग द डिजीज. सो नानी को था एबनॉर्मेलिटी जीन में, मम्मी को थी, आपको है. नानी को हुई बीमारी, मम्मी को नहीं हो गई, आपको हो गई. बट ऐसे कभी नहीं होगा कि नानी को जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी थी, वो आपके मम्मी को आई नहीं, शी नेवर ट्रांसमिटेड, और आपको आ गई. ऐसा कभी नहीं होगा. अभी नहीं. तो पहले मम्मी का टेस्ट होगा. करेक्ट. रिलेटिव से आ सकता है कैंसर? रिलेटिव्स मतलब आई डिडंट गेट इट. मतलब सी अभी तो जैसे देखो, एक डायरेक्ट रिलेटिव हो गए कि मेरे मॉम, डैड, दादी, दादू, करेक्ट राइट. अब मेरे एक फार ऑफ रिलेटिव्स हो गए कि मेरी बुआ और मे बी मेरी मामी या मेरे मामा या सो आपके मामा जी को अगर हुआ कोई कैंसर, तो ही इज डायरेक्ट रिलेटेड बिकॉज योर दैट सेम जीन मे बी इन योर मदर एंड मे बी सेंड डाउन टू यू. सो बुआ में भी हुआ तो भी हो सकता है. हो सकता तो मतलब रिलेटिव्स में जो डायरेक्ट है. बट फर्स्ट डिग्री हायर रिस्क, सेकंड डिग्री लोअर रिस्क, थर्ड डिग्री एंड ऑल प्रैक्टिकली. सो कजिन्स और उन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, मतलब आपके अगर सेकंड कजिन को हो गया, फर्स्ट कजिन को हो गया, तो भी वन जनरेशन ऑफ देयर ब्रदर सिस्टर, यू नो, मासी है या बुआ है या मामा जी है या चाचा जी है. Okay. Something like that. So second generation, second cousin onwards is generally no. हाँ, तो ग्रैंड पेरेंट्स अगर सेम है तो फिर मे बी प्रॉब्लम है. बट देन एक वो जनरेशन में भी कोई ना कोई एक आध पेशेंट होना चाहिए. ओके. तो दैन अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं तो नहीं. फार ऑफ वालों से In either case, hereditary cancers, 2-3%. we should know about either 2 to 3%. So people should not panic about hereditary cancers. मेन को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? For every 200 women who get breast cancer, one man can get it, because we have as men a small amount of rudimentary breast tissue. हम कहते हैं rudimentary मतलब rudimentary का classic definition, it is a tissue that is not going to be performing the normal function that it is supposed to perform. So men are not going to secrete milk, so it's a rudimentary breast. But cells तो breast के हैं, तो उसमें जिस दिन abnormal, वो भी replace होने 120 दिन में या 220 दिन में, और अगर वो एक सेल अमर हो गई तो रिस्क ये होगा. नाउ सिंपल, व्हाई डू मेन हैव लेस देन 1 in 200? What is the size of the male breast? What is the size of the female breast? The female breast is 200 times bigger. Technically. So the less number of cells, lesser the chance that one cell will successfully make a cancer. The bigger the breast, more the number of cells in it, higher the chance that statistically one cell is going to become a cancer. That's how it works. See, in India, all over the risk of cancer is going up. The state which has the highest number per year of cancer has consistently for the last 4 to 5 years been Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैंसर है Per year, breast cancer के. Okay. But that is sure because it's a massive state. Yeah. The next massive state is Maharashtra, and Maharashtra is the next. Okay. So Maharashtra, if you see, 2023, 2024 का तो सेंसस आया नहीं, around 19,500 new cases of breast cancer got diagnosed in the whole year in the whole of Maharashtra. Before that 19,000 average. Okay, थोड़ा 100 ऊपर नीचे हो सकते हैं. उसके पहले 18,500, उसके पहले 8. So consistently by a certain number बढ़ते जा रहा है, और फिर हर 200 के पीछे एक मेल आएगा. So breast cancer में लंप से पता चलता है. कभी-कभी step is कभी-कभी नहीं. Okay, so that's one. And a few things rarely, sometimes nipple retraction, sometimes nipple पे blebs आते हैं and उसमें पपड़ी बनती है, निकालते हैं, पिंक टिश्यू होता है, उसको पैचेस डिजीज कहते हैं. कभी-कभी ब्लड स्टेन निपल डिस्चार्ज में कैंसर होने के चांसेस होते हैं, less than 10% of them. So मुझे किसी को डराना नहीं है कि बाबा घर पे जाके ब्लड स्टेन आया, मुझे कैंसर हो गया. नहीं, 10% का ही चांस है. 90% आपको पैपिलोमा या डक्ट एक्टिसिया नाम की चीज़ होती है. बट ये क्यों मैं कह रहा हूं, किसी को पेनलेस ब्रेस्ट लंप हो, डॉक्टर को दिखाओ. किसी को उसमें कैंसर होने के चांस है 10 to 20%. किसी को पेनफुल ब्रेस्ट लंप है, डॉक्टर को दिखाओ. उसमें कैंसर का रिस्क 1% से कम है, बट 1% का है तो दिखाओ और उसकी ट्रीटमेंट करो. किसी को ब्लड स्टेन निपल डिस्चार्ज है, 10% से कम रिस्क है कैंसर होने की, बट दिखाओ जाके किसी को. सो दीज आर, निपल रिट्रैक्शन हो गया, मे बी 0.5% रिस्क है कैंसर होने की, बट जाके दिखाओ. एनीथिंग दैट इज एबनॉर्मल
take Please. a qualified opinion and take it to its logical conclusion and then forget about it for the rest of your life. If you try to think in your mind and say इसके छोटे percentage है, मैं नहीं दिखाती हूँ, God forbid you are one of that 1%, you will only regret it in the future. So a stitch in time always saves 9. There is no question. So just meet the doctor. So painless lumps जो होते हैं and painful lumps जो होते हैं, उन दोनों में से ज़्यादा डेंजरस कौन से होते हैं, पेनफुल की पेनलेस? सो कैसे होता है ना, सी पेनलेस आर, अभी अक्रॉस द बोर्ड देखूं तो कैंसर्स आर पेनलेस, देयरफॉर पेनलेस लम्प्स ओके आर मोर डेंजरस. ओके. पेनफुल लम्प कौन सा होगा? एब्सेस हो गया, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, मैस्टाइटिस हो गया, हॉर्मोन्स की वजह से फाइब्रोसिस्टिक डिजीज हो गया उसकी वजह से, एंड दीज आर नॉट कैंसर. सो पेनफुल लम्प जो होता है, लाइक आई सेड 1% से कम रिस्क है. बट कभी कभी क्या होता है, पेनफुल लंप होता है किसी औरत को, शी इज 48-49 इन हर मेनोपॉजल दिस, हार्मोन्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड शी स्टार्ट्स गेटिंग फाइब्रोसिस्टिक चेंज एंड पेन. नाउ शी इज गॉट पेन, सो शी इट makes her take her hand to the breast and she has a lump which is not actually causing the pain. The surrounding breast tissue because of hormonal changes is causing the pain, but her hand goes there और उनको एक गांठ लगती है. So my point again and again is, मुझे पेन हुआ, गांठ लगी, मैंने पढ़ा है कि इसमें कैंसर नहीं हो सकता, नहीं ऐसे करो मत. चांस आपका कैंसर वैसे भी 1% से कम है, बट दिखाओ. समटाइम्स यू में बिकॉज दर्द हुआ, आपने हाथ टच किया और आपको कैंसर था पहले से जो हाथ में लग गया आपके, ये भी पॉसिबल. सो एनीथिंग दैट इज एबनॉर्मल, take a proper opinion and just take it to its conclusion and you're sorted. Why think on your own? इतना you know, आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आंसर कर दिया. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला था कि नॉर्मल लम्प्स एंड कैंसरस लम्प्स में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, बट यू आंसर्ड कि कोई भी टाइप का लंप हो, अगर तुम्हें लग रहा है वो abnormal है तो डॉक्टर को दिखा दो, वो डिफरेंशिएट कर लेगा, खुद मत करो. बस करो. और remember 99% of doctors are going to do a good job on you. Yeah. So don't worry. Just do it. So I was reading this study and मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ रहा था कि अल्कोहल जो लोग पीते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Correct. जो मॉडरेटली पीते हैं उनके 1.23x चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, एंड जो हैवी ड्रिंकर्स होते हैं उनके 1.6x ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के, क्योंकि अल्कोहल से DNA में मिसमैच होता है एंड बॉडी में एस्ट्रोजन टाइप हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. राइट, दिस इज तो. बट होता क्या है, वांट अंडरस्टैंड कि ये तो हर किसी को मिल जाएगा, स्टडीज़ में गूगल में लोग समझ जाएंगे. सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि अगर कोई दारू पीता है, अल्कोहल पीता है, तो बॉडी में क्या होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बनने के चांसेस बढ़ते हैं? लाइक व्हाट गोज ऑन, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर अल्कोहल? लाइक यू सेड, मिसमैच. अल्कोहल इज अ टॉक्सिन. So क्या होता है? लाइक गिव मी सिंपल वर्ड्स. मैंने पिया अल्कोहल, अब क्या होगा मेरी बॉडी में? अंदर जाएगा, उसके मेटाबोलाइट्स होंगे, बिकॉज वो मेटाबोलाइज होगा, वो एब्सॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में से और लिवर तक पहुंचेगा. अभी लिवर विल नॉट कीप अल्कोहल एज अल्कोहल, इट्स एंजाइम्स विल ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट स्मॉल पीसेस. लाइक स्मोकिंग में क्या होता है, आप स्मोक करोगे, टोबैको है बट निकोटीन है, उसके साथ टार है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, वो जो अंदर जाती है वो DNA को हिट करती है और डैमेज करती है. सो द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द स्मोक आर कॉजिंग द प्रॉब्लम. सो लिवर में अल्कोहल पहुंचने के बाद उसके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, दीज बाय प्रोडक्ट्स एंटर योर ब्लड एंड दे रीच ऑल सेल्स ऑल ओवर एंड दे कॉज दिस DNA डैमेज एंड दे इंक्रीज. सो ब्रेस्ट इज ओनली वन कैंसर दैट अल्कोहल इंक्रीजेस. There are all possible cancers head to foot, from mouth cancer to tongue cancer to floor of mouth to oropharyngeal cancers to esophageal cancers to stomach cancers to small intestinal cancers to kidney cancers to bladder cancers, liver cancers, breast cancer. Everything increases with alcohol. Okay? So alcohol, once upon a time, the world used to say, what is a safe limit of having alcohol? So people used to say, having, I think, 4 or 5 units of 5 units. So, and 1 unit, I think, is about 60 ml. Okay. So, about 5 over a week was considered to be safe. But that's a lot, right? Road 60 ml पियोगे तो isn't so it a it's lot? Yeah, but today, suppose you are in a cold country and you are having it for keeping yourself warm or whatever. I mean, there are hundreds of excuses to having alcohol. बट सपोज उतने हो या 4 पकड़ो, 5 नहीं, चलो 4 यूनिट्स, उससे ज़्यादा नहीं आपको पीना है ओवर अ फुल वीक.
that is to be considered safe. Today, alcohol has been picked out from everywhere and has been put in as a class 1 carcinogenic toxin. Class 1 carcinogen. मतलब क्या होता है इसका? उसका एक सिप भी पियोगे, it is harmful. It's now like tobacco. So एक ज़माने में अल्कोहल को थोड़ा सा ये दिया था कि लीवे कि बाबा यार इतना सा पियोगे तो ठीक है, सेफ है, अच्छा है आपके लिए, ओके, खराब नहीं है. आज एक चम्मच भी पियोगे, इट्स क्लास 1 कार्सिनोजन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट एज और ब्रेस्ट कैंसर का क्या रिलेशन है. द ओल्डर यू गेट, द हायर द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. So there are 3 ways only you can catch a cancer. Okay. आप खुद कैच करोगे, या आप एक डॉक्टर के पास जाके मैमोग्राफी सोनोग्राफी करके कैच करोगे, अंदर इमेजिंग करके देख के, या किसी डॉक्टर के पास जाके खुद को चेक करवाओगे फिजिकली और पकड़ोगे. देयर इज नो फोर्थ वे. ये 3 तरीके हैं. सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, clinical breast examination, go to a doctor and get yourself examined, and mammography sonography. Breast self examination start at 20, once a month for the rest of your life. ठीक है. Clinical breast examination start at 20, 25, go to your preferred doctor, okay, once in 3 years till you are 40. After 40, once a year till you are 55. After 55, once in 1.5 to 2 years. Okay. Unless you have family histories, in which case it all starts coming at a lower age and once a year होने लगता है. ठीक है. मैमोग्राफी सोनोग्राफी की रिकमेंडेशन है, हालांकि इसमें थोड़े अभी ये होने लगे हैं, सवाल उठने लगे हैं, बट अभी तक देयर इज नो कंसेंसस. सो आज मैं ये सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म पे आई डोंट वांट टू गेट कंट्रोवर्सीज. सो आज यूनिवर्सली पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी कि आपकी फर्स्ट मैमोग्राफी सोनोग्राफी अगर आपको फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 40 साल की उम्र में होनी है, और उसके बाद हर साल होनी है जब तक आपकी उम्र 55 की ना हो जाए. और एक बार 55 की उम्र हो गई, उसके बाद 1.5 से 2 साल में एक बार, जब तक आप 75 तक जाओगे. उसके बाद कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होती बियॉन्ड द एज ऑफ 75. अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रांगली पॉजिटिव, द रिकमेंडेशन इज योर फर्स्ट मैमोग्राफी, आपकी पहली मैमोग्राफी 10 साल बिफोर द यंगेस्ट फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर जो है तभी स्टार्ट होनी है. मतलब अगर आपकी सगी बहन को 46 के एज में हो गई, या आपकी मदर को 48 की एज में या 44 की एज में हुआ था, तो आप 40 तक नहीं रुकोगे, आप 34 में स्टार्ट करोगे. So that's how it works. And once a year जाओगे till 55, and then once 1.5 years. How do you know कि breast healthy है? विमेन को कैसे पता चलेगा? डॉक्टर से ही जो आपने बोला. याद रखिए, इंडिया में द एनुअल इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एनुअल इंसिडेंस हर साल में हर 1 लाख औरतों में कितने औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है? 28.1 पर 1 लाख पॉपुलेशन. सो आप मुझे पूछ रहे हो हाउ शुड विमेन नो दैट देयर ब्रेस्ट आर इंटैक्ट? विमेन स्टॉप वरिंग, because only 28.1 per 1 lakh can get a cancer. All of them are healthy, rest of them are healthy. Okay, so assume you are healthy. आप जो हो healthy हो. कुछ एबनॉर्मलिटी मिले जो 28 आउट ऑफ 1 लाख की चांस है आपकी, डॉक्टर को मिलो जाए. दैट्स इट. व्हाई वरी? जो रेगुलरली स्मोक करता है या अल्कोहल पीता है, शुड दे वरी? यस, ऑफ कोर्स दे शुड वरी. उनको जल्दी करना चाहिए, देन स्टार्ट टेस्टिंग और सेल्फ एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन विद द क्लिनिक. नहीं, दे शुड स्टॉप ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. बहुत लोग नहीं करते नहीं है तो बी अवेयर. नहीं, यू आस्क मी उनको क्या करना चाहिए, उनको वो स्टॉप करना चाहिए. बिकॉज आई कांट से ऑन अ प्लेटफॉर्म के आप शराब पीते रहो, आप ये करते रहो, बट मैमोग्राफी वक्त पे करो. गलत. ये स्टॉप करो, और आप स्टॉप करने के बाद भी ये मैमोग्राफीज करते रहो वक्त पे, और सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहो, बट ये स्टॉप. एंड स्मोकिंग का भी सेम इफेक्ट होता है? नो, स्मोकिंग हैज नॉट बीन शोन टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट कैंसर. ओके, बट अल्कोहल हैज. And vaping, आजकल vaping बहुत बढ़ गई है. उसका no data to say that today vaping and all these are causing main lung problems, lung cancers and benign lung problems. इनका कोई ब्रेस्ट कैंसर या किसी और आज तक तो कनेक्शन नहीं है, बट शायद 10 साल में कुछ आए तो. ओके, वेपिंग इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी. हाँ, अब आपने बताया कि 3 तरीके हैं पता करने के ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है. फर्स्ट इज सेल्फ एग्जामिनेशन, सेकेंड इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो आपका डॉक्टर करेगा आपके लिए, थर्ड है कि आप या तो MRI कराओ या मैमोग्राफ. MRI बिल्कुल नहीं करोगे. MRI
is never to be done unless your doctor tells you to do it. So mammography, X-ray mammography and sonomammography Okay. are the accepted tools for screening. MRI नहीं कराना चाहिए? MRI is a very difficult test to do. It's claustrophobic, it's very expensive, it's highly sensitive and it's poorly specific. मतलब last two words are very important from a end user point of view. मतलब समझाओ लास्ट मतलब वर्ड का। वो MRI दिखेगा और MRI बोलेगा मुझे ये कोने में एक छोटा स्पॉट, वो कोने में एक तीसरा और एक चौथा स्पॉट दिख रहा है, बट मुझे नहीं पता है क्या है, अभी आप डिसाइड करो. सो मैं एग्जामिन करूंगा, फिर मुझे कुछ फील नहीं होगा, फिर मैं सोनोग्राफी कराऊंगा, वो सोनो की डॉक्टर बोलेगी यार मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ, अभी मुझे क्या पता, अभी हर एक 5 चीज़ों की बायोप्सी करूँ. सो देयर हैव बीन स्टडीज़ दैट हैव बीन डन, ऐसे स्टडीज़ किए गए जो बताते हैं कि MRI ओवर डायग्नोज करता है. सो MRI देयर आर नो स्टडीज. अभी ये मैमोग्राफी और सोनोग्राफी हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज 1970s and 80s में देयर हैव बीन मल्टीपल स्टडीज इन स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड, अमेरिका, वेयर दे टुक पेशेंट्स, 2-2 लाख पेशेंट, 1 लाख को मैमोग्राफी करते रहे हर साल 1.5 साल में, और 1 लाख को कुछ नहीं किया, और ये पॉपुलेशन को 20-20 साल फॉलो अप किया एंड प्रूव्ड दैट देयर वाज अ रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी. ब्रेस्ट कैंसर की वजह से किसी की जान खोने की रिस्क 20% तक कम होने लगी. ऑफ कोर्स उसका थोड़ा एनालिसिस होने के बाद वो 20% घट के 8% पे आई, बट 8% इज नॉट अ बैड नंबर. ओके, सो इसकी वजह से मैमोग्राफी, सोनोग्राफी रेकमेंड की जाती है. MRI की कोई स्टडी नहीं है. पर लोग MRI क्यों कराते हैं फिर? नहीं करते, वेरी रेयरली. वेरी रेयर. वेरी ओके. MRI के 5 इंडिकेशंस है, 6वां इंडिकेशन ही नहीं है, और ये इंडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं. मैमोग्राफ क्या होता है? मैमोग्राफी मतलब एक मशीन होता है जिसमें एक्सरेज होते हैं, जिसमें एक लेडी को बैठना होता है उसके सामने, फिर उसके ब्रेस्ट टिश्यू को 2 पैडल्स के बीच में कंप्रेस किया जाता है और उसमें से एक्सरे लिया जाता है. सो अंदर कुछ एब्नॉर्मलिटी है तो पिकअप की जाती है. और सोनोग्राफी मतलब जो पेट की सोनोग्राफी होती है वैसे वो डार्क रूम में लेके टीवी के ऊपर देख के साउंड वेव से दे कीप ऑन सीइंग अंदर कुछ है कि नहीं. मैमोग्राफ हार्मफुल होता है? सो आज की जो मशीन्स है, they give you such little amount of radiation that all studies all over the world say कि screening studies में because of the X-rays no cancer risk has gone. तो उसका रेडिएशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, एकदम थोड़ा सा है, उससे कोई कैंसर नहीं होता. क्योंकि बहुत लोगों को ये दिमाग में डाउट होता है, डर होता है कि मैंने मैमोग्राफ कराया, 3-4 बार करा लिया, हर साल 2 साल के बाद करा दिया, इसकी वजह से मेरे अंदर रेडिएशंस आ गए और रेडिएशंस की वजह से कैंसर डेवलप हो गया. इज दैट रॉन्ग? It is completely wrong because there is no data supporting it today. But in principle, whenever there is radiation, I don't fault the patients के उनको डाउट होता है उसके बारे में. But data strongly says कि आप ये कर सकते हो. And international recommendations are that आपको ये करना है. कोई और रिस्क होती है मैमोग्राफ कराने के? मैमोग्राफी कराने की कोई और रिस्क, थोड़ी सी रिस्क होती है ऑफ ओवर डायग्नोसिस. ओवर डायग्नोसिस का मतलब है एक 40-year-old लेडी चली जाती है, लाइफ में कभी मैमोग्राफी की नहीं है, मैमोग्राफी की और कुछ तो छोटा दिख गया. सो नाउ 9 out of 10 टाइम्स वो सोनोग्राफी करके हम चेक करते हैं और हमारे डॉक्टर्स को समझता है यार ये तो छोटा फाइब्रोएडिनोमा है जो 20 साल की उम्र में से बना हुआ है बॉडी के अंदर और गए 20 साल से शांति से बैठा है. बट कभी कभी एक फाइब्रोएडिनोमा होता है, वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिखता है, ओके, या उसके अगल बगल में थोड़े कैल्सिफिक डिपॉजिट्स होते हैं. तो फिर सवाल उठने लगता है कि क्या इसमें कैंसर या प्री कैंसर ग्रो हो रहा है. कैंसर के पहले की स्टेज प्री कैंसर, DCIS जिसको कहते हैं. हर माइक्रोस्कोपिक कैल्सिफिकेशन इज नॉट प्री कैंसर बट सम ऑफ देम मे बी. सो समटाइम्स आप देखते हो फिर बोलते हो यार इसमें कुछ नहीं है, बाय बाय मैडम, गो होम. 2 things happen. 1, either she happily goes home because she trusts you implicitly, or 2, she goes home but she thinks यार ये बहुत टाइम देख रहे थे, बहुत एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे, और फिर मुझे बोल दिया जाओ. हम तो भूल गए, नेक्स्ट पेशेंट के बारे में सोचने लगे. वो बेचारी 4 बजे उठ के 1 महीना सोच रही है क्या है यार अंदर, ये क्या कैल्सिफिकेशन आ गया मुझे. सो समटाइम्स इट कैन affect her quality of life. Okay, over a period of time she realizes it's safe and she forgets it. 2, ये लेडी 1 महीने बाद आती है, बोली डॉक्टर साहब 1 महीने से सोई नहीं हूँ, क्या है ये. सो आइदर मुझे बताना पड़ता है कि कुछ नहीं है, बट आपके मन के शांति के लिए चलो इसकी बायोप्सी करते हैं. फिर मैं बायोप्सी करता हूँ, फिर वो बायोप्सी आती है नॉर्मल टिश्यू, फिर मैं दिखाता हूँ, खुशी से सो जाती है. बट बायोप्सी
नॉर्मल टिश्यू आया, मतलब कैंसर नहीं था। सो टेक्निकली ये बायोप्सी वेस्ट हो गई। हाँ, और ये क्यों हुई इसकी बायोप्सी बेचारी की? क्योंकि उसने मैमोग्राम किया। सो समटाइम्स वी विल एंड अप ओवर डायग्नोसिस एंड डूइंग अननेसेसरी बायोप्सीज, बट टू कैच दोज पीपल हु हैव अ कैंसर एंड सेव देयर लाइव्स, दिस इज कोलैटरल ये डैमेज। करना पड़ता है। You can't do it. So there is never a perfect system anywhere. Okay. So थोड़ा collateral damage होता ही है साइड बाय साइड। सॉरी टू आस्क बट ये मेरे लिए थोड़ा मेडिकल था, मेरे को ये बताओ, मेडिकल टर्म्स मुझे नहीं समझ आया। यू सेड फाइब्रोस, क्या बोला? फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा। सो पूरी दुनिया उसको फाइब्रोइड कहती है। हाँ, क्या होता है? ओके, वो नॉन कैंसरस लम्प्स होते हैं जो यंग गर्ल्स में बनते हैं, बिटवीन 15 to 20 ईयर्स ऑफ एज में वो ब्रेस्ट में ग्रो होते हैं, और वो कभी बड़े हो गए तो उनके हाथ में लगते हैं, फिर दे टेक ओपिनियंस एंड समटाइम्स डू सर्जरी और मे नॉट। लम्प्स को फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। फाइब्रोएडिनोमास, दे आर नॉट फाइब्रोइड्स, दे आर कॉल्ड फाइब्रोएडिनोमास, बट पूरी दुनिया उनको फाइब्रोइड्स कहती है। डॉक्टर्स डोंट कॉल इट फाइब्रोइड्स। बट मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई कनेक्ट कर लेगा, हाँ यार मुझे भी फाइब्रोइड थे, बट मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, आपको फाइब्रोएडिनोमास थे, पर ठीक है, आपको कुछ था नहीं। सो ये फाइब्रोएडिनोमा जो है फाइब्रोएडिनोमा, वो 15 to 25 की एज में ऑलमोस्ट हर लड़की को बनते हैं। हर लड़की नहीं, स्मॉल प्रोपोर्शन। ओके, स्मॉल प्रोपोर्शन। एंड देन यू यूज वर्ड फॉर कैल्सिफिकेशन। सो कैल्सिफिकेशंस क्या होता है? सो आप मैमोग्राफी करोगे तो उसमें छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स कभी कभी दिखाई देते हैं, छोटे छोटे। सो माइक्रो कैल्सिफिकेशंस, कभी कभी बड़े बड़े मैक्रो कैल्सिफिकेशंस। मैक्रो कैल्सिफिकेशंस एज अ रूल आर नॉट कैंसर, टू बी इग्नोर्ड। माइक्रो कैल्सिफिकेशंस मे बी कैंसरस, प्री कैंसरस या नॉर्मल। अब ये दोनों में से कौन से हैं आर डिसाइडेड बाय उनकी अपीयरेंस कैसी है। राउंड, सिंपल, छोटे, एमॉर्फस जिसको कहते हैं, वो नॉर्मली नॉन कैंसरस होते हैं। बट प्लियोमॉर्फिक जो होते हैं, प्लियोमॉर्फिक, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सो एक गोल, एक टेढ़ा, एक लंबा, एक ब्रांचिंग, सो अलग अलग शेप्स में दिखने लगे तो इसमें प्री कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अगेन, जब तक बायोप्सी नहीं करोगे आप 100% नहीं कह पाओगे। बायोप्सी क्या होती है? नीडल बायोप्सी, उसमें एक छोटी सुई जाती है। सोनोग्राफी के डॉक्टर जो होते हैं वो सोनोग्राफी की मशीन रखते हैं ब्रेस्ट के ऊपर, उनके टीवी पे उनको वो एबनॉर्मल एरिया दिखती है, एक नीडल लगाते हैं और अंडर विजन उधर उसमें पेनिट्रेट करते एक बटन दबाते हैं, वो खट से एक छोटा सा अंदर से सिलेंडर टुकड़ा निकाल के बाहर आता है। इट्स एन ऑटोमेटेड थिंग। और वो जो टुकड़ा निकला है वो बायोप्सी पैथोलॉजी के पास भेजते हैं, वो चेक कर लेते हैं। और एक कितनी लंबी प्रोसेस होती है? 10 मिनट्स, 12 मिनट्स। ओके, तो कुछ बेहोश नहीं करना पड़ता? कुछ लोकल एनेस्थीसिया, ताकि सुई ना चुभे। एक इंजेक्शन देके नम किया जाता है, बेहोश तो करना नहीं होता, एरिया नम किया जाता है। करेक्ट। तो क्या पेशेंट उसके बाद डायरेक्टली करा के घर जा सकता है? आधे घंटे के लिए रखते हैं, जस्ट टू बी श्योर कुछ वूजिंग, ब्लीडिंग, बिकॉज इट्स अ ब्लाइंड प्रोसीजर। एक नीडल जाके बायोप्सी करते हैं, सपोज ब्लीडिंग हो गया, ऐसा ना हो कि घर जा रहे और चक्कर वक्कर आ गए। सो 1 घंटा रखो, बी श्योर, चेक करो वुंड के, नो लम्प्स, नो ब्लड क्लॉट, नथिंग, घर जाओ। ओके, एंड फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती? होनी नहीं चाहिए। मैं जनरली। एंड बायोप्सी का टेस्ट का रिजल्ट कितनी देर में आता है? डिपेंड्स ऑन योर लैब्स टर्न अराउंड टाइम, बट हमारी हॉस्पिटल में 48 to 72 आवर्स में आ जाए। ओके, तो इट्स लाइक छोटा सा। और पेनलेस होता है ये? पेनलेस एज इन लोकल एनेस्थीसिया दो तो पेनलेस, नहीं दो तो एक सुई चुभेगी। और उसके बाद नहीं, पोस्ट करने के बाद कभी थोड़े पेशेंट्स को पेन हो सकता है तो वी टेल देम आइस पैक्स यूज करिए एंड टेक सम क्रोसिन फॉर 2 or 3 days। ओके, क्या बच्चे कर सकते हैं आफ्टर, अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए किसी को, कैन दे हैव बेबी आफ्टर दैट? ऑफ कोर्स। बट क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो ट्रीटमेंट में यंगर पेशेंट्स में, बिकॉज बच्चे तो यंगर पेशेंट्स को ही होने हैं। ओके, सो कोई औरत होगी 30-45 के बीच में, उसी को तो डिज़ायर होगा कि मुझे बच्चे होने। जो पेशेंट्स यंग होते हैं उनको जनरली ऐसे ब्रेस्ट कैंसर्स बनते हैं, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर एक डिजीज़ नहीं है, इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस। सो उनको ऐसी बीमारियां होती है जिनमें उनको कीमोथेरेपी जनरली लेने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एंड वन ऑफ द स्पिन ऑफ्स ऑफ कीमोथेरेपी जिनको लेना पड़ता है, उनके साथ एक डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत बार उनके ओवेरियन सप्रेशन हो जाता है लाइफ का, और उनके एग्स नहीं निकल सकते, और इसकी वजह से उनके पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं और वो इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस करते हैं। बट जो यंग पेशेंट है, सपोज मेरे पास कोई 32 ईयर ओल्ड है जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी है और अभी बीमारी डायग्नोज हो गई और उनको एक भी बच्चा नहीं और करना है, सो हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। एक, उनकी फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है, और दूसरा, ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले उनके एग्स हार्वेस्ट करने हैं, उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ उनको आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करना है और एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन करना है उनका। सो दैट इज द बेस्ट।
द नेक्स्ट बेस्ट दे से इज ओवरी का एक पीस कट करके क्रायो प्रिजर्व करना है, बट दैट इज नॉट समथिंग डन वेरी रेगुलरली. Third is take the eggs, don't fertilize, because suppose there's a 32-year-old unattached woman, she's not married. Abhi, how will she fertilize? So keep her eggs, but they don't last so well as compared to an embryo. Yeah. And the other one, that the most common one that is used, is give them injections to suppress their ovary. When you give them the injection, the ovarian cells go off to sleep. Chemotherapy cannot kill or hurt sleeping cells. So you give the injection, then start the chemotherapy. So there, the chance of them becoming permanently menopausal and losing their fertility significantly reduces. So पहले अगर उनको 60% रिस्क होती कि इनफर्टाइल हो जाए, वो 20% तक आ जाता है, और 80% पेशेंट्स कैसे ना कैसे करेंगे. बट और एक दूसरी चीज़ है, उसमें एक सोशल नॉर्म भी है. थोड़े पेशेंट्स होते हैं ट्रीटमेंट ख़त्म कर लेते हैं और तुरंत 6 महीने बाद हमको कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पीरियड्स अभी बराबर से हो रहे हैं, ये करें, अभी वांट टू प्लान अ बेबी. सो तभी मैं एक ही चीज़ पेशेंट्स को कहता हूँ, माने ना माने, टेक्निकली आई कांट इंट्रूड इन देयर पर्सनल लाइफ्स, बट इट्स माई जॉब टू टेल देम, कोई भी कैंसर हो, वो कोई भी कैंसर हो, मेनली ब्रेस्ट वी आर टॉकिंग ऑफ, बट कोई दूसरा भी कैंसर हो, कैंसर में फियर क्या होता है कि ये बीमारी दोबारा बॉडी में ग्रो करके आ सकती है, स्प्रेड होके आ सकती है, जिसको हम कहते हैं, और इसकी सबसे हाईएस्ट रिस्क होती है पहले 3 साल में. सो अगर पहले 3 साल में ये बीमारी दोबारा नहीं दिखी, शरीर के अंदर कहीं स्प्रेड हुई, उसके बाद उसको दोबारा होने की चांसेस सिंगल डिजिट % में आ जाता है लगभग. ओके, सो हम हमेशा पेशेंट्स को कहते हैं कि मैडम आई नो नाउ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, यू आर आउट, यू आर स्टार्टेड वर्किंग, पीरियड्स आ गए एंड यू वांट टू स्टार्ट योर फैमिली. I just want to say one thing, this is your high risk period, 2 to 3 years. Okay, you can't wait 3 years, at least 2 years you can try and wait, because the last thing you want is you conceive, have a baby, then you have a disease, and who's going to run after you and who's going to run after the baby? The baby needs you. Yeah. So the social thing is, agar kisi ko fertility, to answer your question, fertility is very much possible. So I have a patient whom I treated, she's a dental surgeon in Raipur, I'm not taking names. I treated, her mother was my patient. Okay. And within 1.5 years of her mother getting treated, one day she came with her mother and said, Doc, I also have a lump. That time, when a mother got treated, उनकी उम्र 21 की थी. मम्मी की ट्रीटमेंट की फॉलोअप में जब 23 की थी, तभी उनको हो गई उनकी ट्रीटमेंट की. अभी उनकी उम्र लगभग 38, 39, 39 की है लगभग, और उनको 2 बेबीज है. वो डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करती है, सब करती है. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, but she is a living example that how she fought all through. There's one myth on internet कि ब्रा या जो अंडरवायर ब्रा होती है उससे ब्रेस्ट कैंसर बनता है. So there is no proof to say that any undergarment of any type आपको तकलीफ दे सकती है. So हर एक औरत जो खुद को पसंद कर सकती है वो यूज कर सकती है, और उसका और ब्रेस्ट कैंसर का दूर दूर का नाता नहीं. कोई लेना देना नहीं. मैं आपसे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले बात करा था, मैंने breastcancer.org पे एक रिसर्च पढ़ा, एक स्टडी पढ़ी कि जो ओवरवेट वुमेन होती है, जो ओबीज होती है, उनके चांसेस ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के ज़्यादा होते हैं. करेक्ट. राइट. एंड स्पेशली अगर उनको मेनोपॉज अर्ली एज में हुआ होता है तो उनको और चांसेस बढ़ जाते हैं. करेक्ट. राइट. एंड जो ओवरवेट होती हैं उसकी लोकेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. Correct. अगर बेली के साइड पे हो तो देन हायर चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर थाई और हिप्स पे हो तो लोअर चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. इज दैट राइट? Yes, that is right. Because truncal obesity, okay, generally is much more as compared to जो थाई पे होगा या हिप्स पे होगा. हमको समझना है कि ओबेसिटी में क्यों रिस्क बढ़ती है. सो विमेन जो पेरीमेनोपॉज होते हैं, जिनके पीरियड्स चल रहे होते हैं, वो ओबीज रहेंगी तो उनकी रिस्क बढ़ती नहीं है. सिर्फ मेनोपॉजल विमेन हु आर ऑन द ओबीज साइड, जिनका वजन ज़्यादा है और जिनका मेनोपॉज हो चुका है, उनकी रिस्क बढ़ती है. और ये इस वजह से बढ़ती है कि शरीर के अंदर फैट जो है ये ईस्ट्रोजन स्टोर करता है. So the abdominal fat stores maximum estrogen. So that is why they are at a high risk. So that is why हम ट्रंकल ओबेसिटी किसी को है तो हम बोलते हैं वजन घटाना पड़ेगा, बस कुछ भी करो. एंड ये ना केवल कैंसर होने के लिए है, मेरे पेशेंट जो ट्रीट हो चुके हैं
वो अगर ट्रीटमेंट के लिए ओबेसिटी लेके आए तो वन ऑफ द एंड पॉइंट्स आफ्टर उनकी पूरी ट्रीटमेंट खत्म होती है, वो बोलते हैं डॉक्टर अभी क्या करें, अभी मैं ठीक हो गई, गोली खाओ। यहाँ मतलब अभी मुझे जो करना था हो गया, अभी आप खुद के लिए क्या कर सकते हो ये डिस्कस करते हैं। सो डाइट, एक्सरसाइज 45 मिनट्स, वजन कम करके बॉडी मास इंडेक्स 23.5 से कम करने की कोशिश करो। ओबीस पर्सन को 23.5 लाने के चांसेस बहुत कम, हालांकि मेरे 1-2 पेशेंट है जिन्होंने ये करके दिखाया है। ओके, बट चलो 25 तक तो लाओ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो हमारी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूँ चलो नाउ लेट अस सी व्हाट यू कैन डू फॉर योर डिजीज, बिकॉज ये एंड बहुत बार क्या होता है जब भी हमारी ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है ना, जब भी ट्रीटमेंट चलती रहती है उनका माइंड ऑक्यूपाइड होता है। मोस्ट पेशेंट्स स्टार्ट फीलिंग अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस और वैक्यूम जब भी ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है। अरे कीमो खत्म हो गई, रेडिएशन अभी क्या, नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि बीमारी कभी ना कभी आने वाली है या नहीं आने वाली है, अभी कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। सो दैट इज वेयर इट हिट्स देम। तो वापस आ सकती बीमारी, इसीलिए तो ये कैंसर वर्ड से हम डरते हैं ना। 100 लोगों की आप ट्रीटमेंट करो, उसमें से डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एनीवेयर फ्रॉम 10 to 40% विल गेट इट बैक। दैट इज वाई फॉलो अप 6 मंथली, और दैट इज वाई हम कहते हैं पहले 3 साल में नहीं आई, ऊपर वाले ने आपको बचा लिया। एंड आप बता रहे थे कि मेनोपॉज जिनको जल्दी हो जाता है एंड अगर वो ओबीज नहीं है तो वो अच्छा होता है क्योंकि उनमें बेसिकली these cancers or most of these cancers are hormone related. Okay, so one of the factors that a factor है जो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ाता है, वो लड़कियां जिनको 11 से अर्ली उम्र में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और जिनका मेनोपॉज 55 के बाद होता है। सो सिंपल सी बात है, जितना लंबा आपके मेंस्ट्रुएशन चलेगा उतने ज़्यादा हार्मोन शरीर में होंगे और वो हार्मोनल इफेक्ट्स ब्रेस्ट पे काम करते रहेंगे और रिस्क बढ़ेगी कैंसर की। सो अगर आपका मेनोपॉज, आपका मेनार्की लेट होता है, 15 की उम्र में आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं और आपकी 47 में पीरियड बंद हो जाते हैं, आपकी रिस्क कम होती है। सो आपकी 40 में हो गई तो आपकी रिस्क और कम हो गई। ओके, बट अगर आप ओबीज हो तो योर दैट एस्ट्रोजन इज स्टिल प्लेइंग ऑन यू, सो दैट यू हैव टू ऑफसेट। तो जो पतला है, जो 23% के नीचे फैट है, उनको नहीं होगा ब्रेस्ट कैंसर? हो सकता है, जीरो नेवर से नेवर, रिस्क कम, कहने का मतलब लेसर चांसेस। करेक्ट। ओके। और स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। आर ऑल लंग कैंसर पेशेंट स्मोकर्स? आर ऑल स्मोकर्स लंग कैंसर पेशेंट्स? बट आप अगर 1 लाख स्मोकर्स लो, मैक्सिमम लंग कैंसर कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। सो दैट इज वाई, बट जीरो नहीं है। ढेर सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं बेचारे आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं शराब नहीं पीती हूँ, मैं सिगरेट में, मुझे ये कैसे हो गया? आई डोंट नो। सो यू विल ऑलवेज हैव ऑल दीज। हम जो ये रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, दे आर नॉट 100% कॉजेटिव, दे हैव अ कॉजल रिलेशनशिप, बट दे आर नॉट एब्सोल्युटली 100% कॉजेटिव। प्रोबेबिलिटीज गो अप। एक और चीज़ से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इज़ दैट ट्रू और नॉट? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो विमेन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, उनकी चांसेस ऑफ फॉर्मिंग ब्रेस्ट कैंसर 20 to 30% बढ़ जाती है कंपेयर टू विमेन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिन्होंने नहीं ली कभी। इज दैट ट्रू? सो द थिंग इज, contraceptive pills is nothing but consumption of hormones, and that's how you achieve contraception. Again the same thing. Correct. So the highest risk वो patients को होती है जो मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, हाई डोज ऑफ हॉर्मोन्स फॉर अ पीरियड मोर देन 2 years एंड अ कॉम्बिनेशन पिल जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। आप केवल ईस्ट्रोजन की पिल लोगे तो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप कॉम्बिनेशन पिल लोगे बट आप 1-1.25 साल के अंदर बंद कर दोगे। बिकॉज ये पेशेंट्स क्यों लेते हैं ये चीज़ें? बिकॉज सम ऑफ देम गो थ्रू, थोड़े पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म लेना ही पड़ता है, नहीं तो एग्जिस्टेंस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो ये पेशेंट्स के लिए हम 1 साल 1.25 साल तक देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। बिकॉज 2 साल के अंदर बंद किया तो रिस्क आपकी बढ़ती नहीं है। नाउ oral contraceptive pills are also hormones and they have also combination pills, but ये low dose होती है। So there are some studies that say it might increase risk, but most of the studies, ज़्यादातर studies कहते हैं कि short time low dose लेने से risk बढ़ती नहीं है। Most people use these kinds of contraceptions early on in their lives, but once they are settled down in lives, they generally have other means of contraception like using Mirena or something like that, which are much less risky and are long term very safe for patients. तो अगर किसी ने अपने 20s में किसी लड़की ने 2-3 बार
आई पिल ले ली, अनवांट व्हाटएवर जो और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो ले ली, तो इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? होनी नहीं चाहिए. ओके. No data to support it. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम अभी तक सब विमेन की बातें कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हैं. अगर किसी के फैमिली मेम्बर को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, व्हाटएवर स्टेज, किसी के फैमिली मेम्बर को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो मेन ऑफ द फैमिली उन्हें क्या करना चाहिए? अ ब्रदर, फादर, सन, हस्बैंड, उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए? पहले तो सपोर्ट, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट. दूसरा, जैसे मैंने इतने सालों में देखा है, बहुत बार औरतें कहते नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये बीमारी उनको हुई है, कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट है इसमें. तो आई थिंक द सपोर्ट सिस्टम हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग, दैट जिनको उनके साथ बैठना है और बोलना है हमारी डॉक्टर के साथ बात हुई है, ये आपको जो हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये किसी को भी हो सकता था. हमने डॉक्टर्स के साथ बात की है और डॉक्टर ने क्लियरली कहा है कि आपकी क्योरेबल बीमारी है. केवल इतना ही है कि थोड़े अनप्लेजेंट ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस होंगे जो जिसमें थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होंगे, साथ में कर लेंगे. एंड दैट्स इट. आई मीन support is the best they can do. So I have a patient, again I can't name, so she started chemo and her partner shaved his hair off, clear. Said, and she was like, look at him what he's doing. So he said, yaar tere nahi to mere nahi. So these are, so I have seen one or two sad situations where the husband has walked away and has never seen the wife again. Yeah. Is socio-economic state, I don't know what happens there. I don't want to delve into that, but I'll tell you one example. I don't know whether you'll put it up there, but see, a big time of my life I spent in Tata Memorial Hospital. So there was, and at that time you are learning and you are idealistic. Yes. And then this patient was there and I was seeing it sitting in the outpatient clinic, and this गाँव का आदमी जो टाटा मेमोरियल फ्री पेशेंट्स केस में आया, उसकी उम्र होगी मुश्किल से 45 नहीं 35-40 के बीच में, और बीवी की होगी शायद 32-33, और उसकी 4 साल पहले ट्रीटमेंट हो चुकी थी और अभी उनकी बीमारी फैलने लगी थी और ये वो, एंड देन ये फैली है, डॉक्टर साहब अभी क्या करेंगे ये वो. तो मैंने बोला आप चिंता नहीं करो, कीमो स्टार्ट करो, उससे कम हो जाता है. And I'm trying to counsel him without understanding where he is coming from. And it's like, that's, मुझे लगा कि ये आइडियलिस्टिक है कि देना है ट्रीटमेंट, अच्छा रिस्पॉन्स हो गया, क्या शायद 2-3 साल निकाल सकते हैं. ऑफकोर्स उनके सामने तो ये कहा नहीं मैंने कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है. डॉक्टर इसमें खर्चा कितना आएगा? मैं बोला ज़्यादा नहीं होगा, पूरा लेके कुछ एक 50,000-60,000 में पूरी ट्रीटमेंट हो जाएगी आपकी, आप डेफिनेटली कर सकते हो ये वो. बोला डॉक्टर साहब हम घर जाना चाहते हैं. बोला क्या हो गया? तो वो उठा, वो पेशेंट थी, पेशेंट की मदर थी, पेशेंट का भाई था. बोला उसको लेके बाहर जाओ, मेरे को डॉक्टर से बात करना है. बोला क्या हो गया? बोला डॉक्टर साहब हम खेत में काम करते हैं, हम किसान लोग हैं, मैं ज़मीन रख के लेके आऊँगा पैसे इसके लिए, बचने वाली तो है नहीं, मेरे 2-3 छोटे बच्चे हैं, जो कुछ बचा हुआ पैसा है और मेरा जो खेत है वो उनके लिए काम में आएगा. मेरे को ज़्यादा आसान है एक दूसरी बीवी बनाना इसकी जान बचाने से. These are the words that he used in Marathi. He said, डॉक्टर साहेब दुसरी बायको आरामात मिळेल, हिच्यापाठी कुठे पळू? And he told me with a tear in his eyes, and I realized this is also society, this is the truth. It had never entered my brain that this could be a possibility, and he had taken a decision. So society can be, the spectrum can be crazy. We think we understand everything. From his eyes, he said it is easier for me to have a second wife, cheaper. Scary. ऐसे भी देखे हमने. And what shakes you, but grounds क्या करते हो आप? grounds you. No, grounds you. I have seen such bad situations. I'm telling you, I would sometimes take money out of my pocket. And छोटा बच्चा घूम रहा है, ये कर रहा है, रो रहा है, and you know देख कि तू कुछ दे उसको खाने को, अभी ले. गाँव से आए हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं, बच्चा रो रहा है क्योंकि भूख लगी है, पैसा नहीं है,
वो कभी खाएगा 2 बजे 2 ट्रक आते हैं और फ्री खाना बांटते हैं तभी खा सकता है। अभी 11 बजे 3 घंटा 2.5 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा रोएगा, चाह तू कुछ खिला उसको। मैं ऐसे भी देखे हमने। सो इट जस्ट ग्राउंड्स यू दैट हॉस्पिटल एंड दिस डिजीज मेक्स यू रियलाइज that be grateful that you have not got it and your family members have not got it. Just be thankful. Don't crib कि मेरे पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं है, तुम्हारे पास क्या है? You know, I'd rather be happier. There was a study, there was a survey by National Library of Medicine. उन्होंने बोला कि सर्वाइवल रेट जो पेशेंट्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा है वर्सेस इंडिया। करेक्ट। इंडिया में सर्वाइवल रेट्स कम है, ऐसे क्यों? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है? नहीं, मल्टीपल स्टेप्स है। वन इज लेट डायग्नोसिस। पीपल आर नॉट अवेयर, लोग अवेयर ही नहीं है तो डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचते ही नहीं है। ऐसे वक्त पहुंचते हैं जब भी स्टेज 3 या स्टेज 4 हो गई है बीमारी, तो कैसे सर्वाइवल बेटर होगा? सेकेंड, जो पहुंचते भी है कभी कभी इकोनॉमिकली वो बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। सो आज अगर देयर में बी गवर्नमेंट स्कीम्स और समथिंग वेयर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग के पेशेंट्स के लिए, महाराष्ट्र में भी स्कीम्स चलते हैं जहाँ आप चले जाओगे एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आपको मिलेगी ये करने के लिए। बट दुनिया इज गोइंग, द वर्ल्ड इज गोइंग एट सच अ रैपिड पेस। आज हमारे पास एक दवाई है इम्यूनोथेरेपी की जो एक सर्टन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है। टुडे एज वी स्पीक उसकी 1 साल की कॉस्ट 15 लाख रुपए है, उसके अलावा कीमो, उसके अलावा सर्जरी, रेडिएशन जो है। बट आज से 1 साल पहले द सेम मेडिकेशन फॉर 1 ईयर वो कॉस्ट कर रही थी 96 लाख रुपीस। ओके, तो गवर्नमेंट भी कितना कर पाएगी ये पेशेंट्स के लिए? ओके, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री दैट वी कैन डू इट टू। थर्ड, in our country, maternal mortality, tuberculosis, dengue, all these are actually killing people. The government does not have the resources. We are still fighting mosquitoes. We are still fighting maternal mortality and infant mortality. We are, the onus is on hospitals to get people to do screening mammography. उधर कैसे गवर्नमेंट फोर्सेज यू, आप उधर इंश्योरेंस ड्रिवन है, सही यूएस। ओके, आपका इंश्योरेंस क्लियर ही नहीं होता अगर आप मैमोग्राफी नहीं करते हो, तो आपको करनी ही पड़ती है। तो आपका कैंसर इतने स्टेज में पकड़ा जाएगा, आप क्योर हो जाओगे। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स ओके दैट कम इन द वे। द मेजर पार्ट बीइंग वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी विल स्लोली गेट देयर, बट वी हैव टू वेट फॉर आवर टाइम। इतना फास्ट तो नहीं होने वाला कुछ। वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है ट्रीटमेंट के लिए फॉर कैंसर? दे से जॉन हॉपकिंस? नो, MD एंडरसन कैंसर सेंटर इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड द बेस्ट हॉस्पिटल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। किधर? ह्यूस्टन, टेक्सास। क्या नाम है? MD एंडरसन and Memorial Sloan Kettering, which is in Manhattan. Okay. Johns Hopkins is also good. Roswell Park is also good. Many are good. But if you say which is considered to be the biggest and the best is MD Anderson. And by a margin. And वहाँ पर हर किसी को मिल जाता है अपॉइंटमेंट and people can go do it. It's only आप locals बोल रहे हो? आप locals बोल रहे हो कि Indians बोल रहे हो? Indians को मिल सकता है, but cost is prohibitive. क्या कॉस्ट होती होगी वहाँ पे ट्रीटमेंट की? उनके लोगों के साथ आप ऑनलाइन भी कंसल्ट करना चाहोगे तो भी इट गोज इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। अपने यहाँ सर्जरी की सपोज कॉस्ट 4 लाख होगी, वहाँ सर्जरी की कीमत विल बी अराउंड समवेयर बिटवीन 100,000 विद रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑल, 100,000 to 150,000 US डॉलर्स। सो कितने हो गए? 80-85 लाख से एक 1.25 करोड़ रुपए। सेम ट्रीटमेंट 3 लाख रुपए में इधर होगी। सो समटाइम्स वी लुक एट ऑल दीज थिंग्स एंड वी से कि बाबा अपने यहाँ मॉर्टेलिटी बढ़ रही है, बट अपने देश में मेडिकेशंस थैंकफुली बिकॉज ऑफ जेनेरिक्स एंड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज सस्ती है। ओके, पेशेंट्स आर बेनिफिटिंग। The amount of money that our hospitals charge because of infrastructure available at probably a cheaper cost is better. There is very expensive, very. So out of pocket payment there is next to impossible. Like 2-3 करोड़ 4 करोड़ is minimum. ऐसे सोचे, मतलब without thinking उतने हो। One treatment. Okay, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कितने स्टेजेस के लिए, कितने स्टेजेस? 1 2 3 4 4 स्टेजेस होते हैं। सो अगर 2 सेंटीमीटर से छोटी गांठ है, स्टेज 1,
2 और 5 के बीच, 5 सेंटीमीटर के बीच स्टेज 2, 5 से बड़ी हो गई तो स्टेज 3, स्टेज 4 मतलब बॉडी में फैली हुई है लंग लिवर। सो ये इसके भी थोड़े अलग अलग स्मॉल पॉइंट्स है, बट मेजॉरिटी for this platform I think this is a simple and easy to remember staging. So lung, liver, brain, bone में फैली तो स्टेज 4, अगर फैली नहीं है तो स्टेज 1 2 3, 1 2 3 में 2 सेंटीमीटर से छोटी तो 1 2 और 5 के बीच में होगी तो 2 और 5 से बड़ी तो 3। और अगर कौन सी स्टेज तक पॉसिबल होता है कैंसर को ट्रीट करना? सारे ट्रीटमेंट सारे स्टेजेस में हम कर सकते हैं। क्योर करना पहले 3 स्टेज। सो पहले स्टेज में 92% अप्रॉक्सीमेट चांस ऑफ क्योर, सेकेंड स्टेज में 80 to 85, थर्ड स्टेज में 65 to 70 एंड स्टेज 4 में भी 10%, नॉट 4। एंड क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? हर स्टेज में सेम ट्रीटमेंट होता है? नहीं, अलग अलग ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट इज मल्टी मोडेलिटी, मतलब अलग अलग मोड्स है। ठीक है। एक सर्जरी है, एक रेडिएशन थेरेपी है और एक सिस्टेमिक थेरेपी है। सिस्टेमिक थेरेपी में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आ जाते हैं। ओके, ग्रॉसली हमको समझना है कि हमको कैंसर को ट्रीट करना है, मतलब क्या करना है, हमको उसका सोर्स खत्म करना है। तो ब्रेस्ट में गांठ है तो ब्रेस्ट की गांठ निकाल सकते हो या ब्रेस्ट को पूरा निकाल सकते हो। ब्रेस्ट अगर मैमोग्राफी कहती है कि एक ही गांठ है और उसके अलावा और कुछ छुपा हुआ नहीं है तो गांठ निकाल के आप ठीक कर सकते हो। बट अगर मैमोग्राफी कहे कि ये गांठ के अलावा और 4 छोटे छुपे हुए गांठें हैं अलग अलग एरिया में ब्रेस्ट में, तो ब्रेस्ट को हटा के प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, सिंपल अरिथमेटिक। सो ये सर्जरी के बारे में हुआ। पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं करना पड़ेगा, और अगर करना भी पड़ा तो वापस आर्टिफिशियल ब्रेस्ट एक बन जाएगा आइदर आपके खुद के पेट के टिश्यू से, बैक के टिश्यू से, या फिर इम्प्लांट लगा के। ओके, तो ये सर्जरी हो गया। बट सर्जरी सोर्स को ट्रीट कर रहा है, रेडिएशन इधर फोकस करते हैं। सो सपोज किसी का ब्रेस्ट बचा के ट्रीटमेंट हमने किया तो जो बची हुई ब्रेस्ट है उसको रेडिएशन लेना ज़रूरी होता है 1 महीने के लिए, ताकि हर रोज लेनी होती है, मंडे टू फ्राइडे, ऐसे 4 वीक्स। सो 20 रेडिएशन फॉर 20 लाइट मतलब रेज। ओके, सो फोटॉन्स दिए जाते हैं। सो ये रेडिएशन हम देते हैं। सो सर्जरी टेक्स केयर ऑफ द सोर्स, रेडिएशन टेक्स केयर ऑफ द सोर्स, एंड बोथ ऑफ देम टेक केयर ऑफ द सोर्स कि ये दोबारा लोकल एरिया में ग्रो ना करे। बट सपोज इसके सेल्स ऑलरेडी ब्लड में जाके घूम रहे हैं, ब्लड में या लंग लिवर में पहुंच गए, उनको कैसे मारे? तो कोई ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो ब्लड में जाएगी, चारों तरफ सारे सिस्टम्स में पहुंचेगी, सिस्टेमिक थेरेपी। सो इंजेक्शन कीमोथेरेपी ब्लड में दोगे, वो पूरा बॉडी में जाएगा, ढूंढ के कैंसर सेल मारेगा। टारगेटेड थेरेपी जो कीमोथेरेपी का हाई लेवल होती है, जहां बराबर से कीमो के सेल्स को टारगेट किया जाता है, सो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। सो टारगेटेड थेरेपी। थर्ड, हार्मोन थेरेपी की गोलियां, कि हार्मोन थेरेपी की गोली दे दो जिससे हार्मोन सप्रेस करो। सो हार्मोन सप्रेस करेंगे तो ये जो सेल्स है जिनको हार्मोन की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, नहीं मिलेगी तो ये सेल्स चले जाएंगे। एंड लास्ट, इम्यूनोथेरेपी विच इज़ द लेटेस्ट जो अभी अवेलेबल है, जिसमें इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट करो, जिससे body can identify cancer cells and we can use our own immunity to kill the cancer cells. So this is systemic therapy. So divided into loco-regional therapy and systemic therapy. And किसी को क्योर करना है तो दोनों का appropriate confluence होना चाहिए, जिससे अपने रिजल्ट्स मैक्सिमाइज हो जाए। सो किसी का एक रूल नहीं है कि सबको सब मिलना है, या किसी को सिर्फ ऑपरेशन और गोली लगती है, किसी को ऑपरेशन, गोली, रेडिएशन, किसी को पहले कीमोथेरेपी फिर ऑपरेशन फिर रेडिएशन। सो वी ऑन द बेसिस ऑफ बायोप्सी की रिपोर्ट और हमारे इमेजिंग टेक्निक्स पे, breast cancer gets divided into few categories. It's not one disease anymore. So there are about 4 categories. And basis ये रिपोर्ट we know आप ये कैटेगरी में पड़ गए, सो इसकी ट्रीटमेंट फिक्स्ड है कि आपको ये कीमो, ये सर्जरी, ये करनी है, या फिर आपको सर्जरी करनी है फिर कीमो करनी है, या व्हाटएवर। सो एंड देन आप दुनिया के कोई भी कोने में करो, ये ट्रीटमेंट यही है। और स्टेज से कोई लेना देना नहीं है ना? स्टेज 3 है तो कीमो पहले करना पड़ता है। ओके, स्टेज 2 में है तो सम सिचुएशंस में कीमो पहले, सम सिचुएशंस में ऑपरेशन, एंड स्टेज 1 है तो जनरली ऑपरेशन पहले होता है। और कीमो बट कीमो तीनों में करना पड़ता है? नहीं, स्टेज 1 में बहुत बार कीमो बचने के चांसेस भी होते हैं। एंड सबसे पेनफुल क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इन सब चीज़ों के? रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, कीमो, these are the 3 you said. एंड सर्जरी में 1-2-4 दिन पेन होगा,
कोई इन्फेक्शन वुंड के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस, हालांकि ये सारे 1% से कम ही होते हैं. सो सर्जरी में इतने ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट्स होते नहीं है या प्रॉब्लम्स होते नहीं है. होते हैं बट मैनेजेबल होते हैं एंड इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग. तो सर्जरी रिमूव्ड, ओके. बट सर्जरी में कॉन्फिडेंस लूज होता है क्योंकि आप ब्रेस्ट रिमूव कर रहे हो, बट रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो या बट यस पॉसिबिलिटी अगर किसी ने नहीं किया रिकंस्ट्रक्शन किसी वजह से, बट व्हाट यू से इज राइट, थोड़े इफेक्ट्स ऑन साइकोलॉजी भी हो सकते हैं पेशेंट के लिए. दैट इज सर्जरी. तो वो जो साइड इफेक्ट इज ओनली साइकोलॉजिकल, बट बॉडी पे बहुत कम होता है, मैनेजेबल होता है, शॉर्ट टर्म होता है. ओके. सो एक हफ्ता 10 दिन के बाद जनरली ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन. ऑलराइट. जैसे क्या होता है एक हफ्ता 10 दिन तक? तो पेन्स होते हैं, सम एक्स पेन्स, फिजियोथेरेपी सिखानी पड़ती है, इन्फेक्शन के जो हर सर्जरी के बाद होता है. ओके. देन रेडिएशन. अभी रेडिएशन इज अगेन फोकस लोकली. आज की मशीन्स इतनी ब्रिलियंट है कि रेडिएशन कैसे, रेज आएंगे आर पार चले जाएंगे. करेक्ट. सो ब्रेस्ट को करेंगे, स्किन को, ब्रेस्ट टिश्यू को करेंगे, फिर मसल को हिट करेंगे, नीचे के बोन्स को हिट करेंगे, लंग को, हार्ट को, लेफ्ट साइड हो, सब अफेक्ट करेंगे. आज की मशीन्स इतनी बढ़िया है कि इट कॉन्टूर्स and it looks at the breast volume and then it keeps all the vital organs like the heart and most of the lung out of the field and radiates only the target field. So this is the targeted radiation. Precision level बढ़ गया. It is image guided radiation, intensity modulated radiation. इसके combination से आप radiation इतनी perfect देते हो कि आपको जहाँ radiation देना है उधर benefit maximum होता है, और जो एक ज़माने में affect होके कॉम्प्लिकेट होते थे ऑर्गन्स, उनको बाहर रखते हो आज. सो रेडिएशन, बट रेडिएशन की वजह से 10-12% लोगों को स्किन बर्निंग के इश्यूज हो सकते हैं, मतलब स्किन पील हो सकती है इन अबाउट 3-4%, बट ज़्यादातर अबाउट 3 to 4 वीक्स में सब ये सेटल हो जाता है. रेडिएशन के थोड़े साइड इफेक्ट्स ये भी है कि अंदर तक रेडिएशन जब भी जाती है तो थोड़े एक्स एंड पेन्स होते हैं, स्टिफनेस होता है वो एरिया में. लंबे समय नहीं. आप फिजियोथेरेपी बराबर करोगे तो जनरली इट्स फाइन. कितने टाइम में? 3-4 हफ्ते, 2 महीने? फिजियोथेरेपी 6 महीने 1 साल तक करते रहना पड़ता है, बिकॉज द बॉडी हील्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो वो करना होता है. देयर आर सम साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन विच आर नॉट वेरी गुड. इट कैन कॉज कैंसर्स इन द फील्ड ऑफ रेडिएशन लाइक सार्कोमास, लंग कैंसर्स, कैंसर ऑफ द ईसोफेगस, ब्लड कैंसर्स, ये सारे एंजियोसार्कोमास, ये सारी चीजें. कैंसर को ट्रीट करने के लिए तो रेडिएशन ले रहा हूँ और उससे मेरी बॉडी में और कैंसर्स बन सकते हैं. बनने के चांसेस होते हैं, बट रेडिएशन आप 10,000 पेशेंट को लोग दोगे तो शायद एक को ऐसा कोई कैंसर होगा. सो हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी आप करो, आप एनेस्थीसिया दोगे, एनेस्थीसिया के 1 लाख में 1 को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. आप हवाई जहाज में बैठो, हवाई जहाज क्रैश हो सकता है, आप पैराशूट लेके थोड़ी बैठते हो. सो व्हेन यू लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी ट्रीटमेंट मोडालिटी, इफ द प्रोज heavily overweigh the cons, you have to do it. Immunotherapy has its side. Immunotherapy is given in a small percentage of patients. It has its side effects. क्या side effects? It affects your immune system significantly. So you can get exposed to bad infections, okay, in the body. So you have some people who get some rashes because of that. Some people who get pulmonary lung problems because of that. But if you given in a proper way, we generally don't see these kinds of problems happening with immunotherapy. Chemotherapy is the one which has the maximum number of side effects. Chemotherapy क्या होता है? एक दवाई है, पानी की तरह है, शीशी में आते हैं, उसको ले लोगे और पानी में बॉडी में चढ़ा दोगे. ना उसको आंखें है ना दिमाग है, तो उसका काम क्या है? तो इंजेक्शन से डालते हैं कि बॉटल से, ड्रिप से चढ़ती है और वो बॉडी में चली जाती है. तो उसका काम क्या होता है? कभी कोई सेल डिवाइड हो रही है बॉडी के अंदर कैंसर की, तो उसके अंदर घुस जाओ और उसके सेल को मार दो. टू कीप इट वेरी सिंपल, ओके. तो इट विल ओनली वर्क ऑन दो सेल्स दैट आर डिवाइडिंग और दोज दैट आर एक्टिव. दैट इज व्हाई आई सेड, अगर कोई सेल सोई हुई है तो, और वो सबसे खतरनाक भी सेल है, तो ये कीमो मार नहीं सकती आपको. ओके, सो कैंसर के सेल्स तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, तो इसलिए वो तो मर ही जाते हैं. बट देर आर सम सेल्स इन अवर बॉडी जो भी डिवाइड करते रहते हैं एज पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं. सो राइट फ्रॉम द माउथ टू द एनल कनाल और इंटेस्टिनल प्रोसेस. सो मुंह में छाले होते हैं, टेस्ट खराब हो जाती है, एसिडिटी की तरह होता है कभी कभी. 1 पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, अपनी स्किन, हेयर फॉलिकल्स, ये फास्ट डिवाइड, ये चले जाते हैं तो बाल झड़ते हैं, स्किन ड्राई होती है, डार्कन होती है कभी कभी. सारे कंप्लीटली रिकवरेबल साइड इफेक्ट्स हैं, बट ये होते हैं. थर्ड,
बोन मैरो के सेल्स डिवाइड करते रहते फास्ट, उसको अफेक्ट हो जाता है तो बोन मैरो अपनी व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स बनाने की फैक्ट्री है, वो अफेक्ट हो जाते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कम हो गए, इन्फेक्शन लगने के चांस, Immunity कम हो गई। करेक्ट। सो हम कीमो में सारे पेशेंट्स को बोलते हैं घर का खाना खाओ, बाहर का मत खाओ, कोई अगल बगल में खांस रहा है मास्क पहनो, उनको मास्क पहनाओ, स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्शन, ट्राई इन बी इन अ क्लीन सिचुएशन, ईट क्लीनली, ड्रिंक क्लीनली इज व्हाट वी नीड टू डू। थर्ड, यंगर विमेन में ओवरीज के सेल्स हिट होते हैं, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। So if you simply split it up, you will realize that lot of cells divide for normal reasons, they get it, but then the body recovers, so you're fine. But a cancer does not recover because cancer gets hit the worst. Nausea, उल्टी का एहसास, कितना टाइम तक रहता है ये सब? generally 1 or 2 days after the chemo. By the 3rd or the 4th day they are fine, but there's no rule. किसी को 2nd day होता है, किसी को 4th day होता है, किसी को 6 दिन चलता है, but we always tell patients just go with the flow. पेन होता है? नहीं, पेन कीमो में पेन नहीं होता? तो ऐसे क्यों बोलते हैं लोग कि कीमो बहुत पेनफुल प्रोसेस? पेनफुल एक कहने की बात है, पेनफुल, ट्रबलसम, दैट इज व्हाट दे मीन बाय पेनफुल। इट डजंट कॉज एनी पेन, इट ओनली कॉजेज ऑल दीज साइड इफेक्ट्स। एंड लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? ऑर्गन फेलियर और मतलब अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो ऑर्गन फेलियर है। कीमोथेरेपी कैन ऑल्सो कॉज ब्लड कैंसर, ओके, अगेन अ वेरी स्मॉल proportion of patients, but see, for 1 lakh patients who will take, okay, suppose you get 5 people with blood cancer because of chemo, and all of them don't die, they have to take treatment for the blood cancer and 4 out of 5 will live, but those 1 lakh patients ने chemo लिया है, उसमें it has saved about 6,000 7,000 lives, so 7,000 versus 1 life, worth a trade. That's how it works. No treatment is clean, but understand is, आप मुझे पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके, बिकॉज ऑल दीज रेयर थिंग्स हैपन, बट ये सारी सुपर रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इतने सालों में मैंने 2 या 3 ब्लड कैंसर्स विद कीमो देखे, और इतने सालों में मतलब 22 सालों में। और just 1 minute. Actually मेरा पहला जो डॉग था, ही डाइड बिकॉज ऑफ ब्लड कैंसर, एंड उसको हमने कीमोथेरेपी जब दी थी तो उसका लिवर ऑर्गन डैमेज हो गया था और वो ब्लास्ट हो गया था, एंड देन ही जस्ट सॉरी। So you like dogs, huh? I used to love him. He was my life. I have another one now. Small dog, 2.5 years old. Shih Tzu. नहीं, it's French bulldog. Oh, the small one. Small one, Frenchie. His name is Crypto. Okay, you were sorry. I just. No worries, no worries. I have a German Shepherd. Oh, lovely. क्योंकि आपने वो जब ऑर्गन फेलियर का एकदम से जस्ट ऐसे हिट कर गया मेरे को, तो सॉरी। आप बता रहे थे। So chemotherapy is going to have some side effects. All patients may not get all side effects. Okay, some patients will get some. कितने % चांसेस होते हैं किसी को अगर कैंसर हो जाए और उस कैंसर को क्योर होने के? Depends again on the stage, ना। So जल्दी पकड़ो, फर्स्ट स्टेज में आ जाओ, 92% पेशेंट क्योर हो गए। सेकेंड स्टेज में आओ, 85% क्योर हो गए। स्टेज 3 में आओ, 65-70, बट स्टेज 3 में जाने ही देना नहीं। सो और अगर आप किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली हो स्टेज 3 में, डोंट वरी, 70% पेशेंट्स ठीक होने वाले, हर 10 में से 7 पेशेंट ठीक होने वाले हैं। बट जो पेशेंट्स को अभी तक हुआ नहीं है, ओके, औरतों को अभी तक हुई नहीं है ये बीमारी, द एम ऑफ सच डिस्कशंस इज हमको स्टेज 1 में ही पकड़नी है एज फार एज पॉसिबल। सो अलर्ट रहो, अवेयर रहो, दोनों का फर्क है। डरो मत, अवेयरनेस आएगा तो ही अलर्ट रहोगे, अवेयर नहीं रहोगे, आँख बंद कर लोगे तो अलर्टनेस भी नहीं आएगा। ओके, सो बी अलर्ट, बी अवेयर ऑल द टाइम, get yourself checked regularly, do your mammograms on time, okay, don't get scared of the doctor, just go to the doctor. Remember, 9 out of 10 times कुछ नहीं निकलेगा, 1-2 दिन की नींद खराब होगी आपकी, but that's much better than suffering many years, many months later. Fair. So go to the doctor. Any closing thoughts? मुझे केवल ये कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर के ढेर सारे मिथ्स हैं, और ये मिथ्स है
ओके ये विल टॉक अबाउट मिथ्स. हाँ, सो ये जो मिथ्स है उनके बारे में हमको सुनना नहीं है, उनको हमेशा वेट करना है. मतलब हम कभी कभी गूगल में कोई ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो गलत होती है. ओके आपको डरना नहीं है. ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्योरेबल डिजीजेस. थायराइड कैंसर, लिम्फोमा के बाद अगर कोई बेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर. सो बी अवेयर, बी अलर्ट, डू योर टेस्टिंग ऑन टाइम, डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ द डॉक्टर, टेक योर ट्रीटमेंट ऑन टाइम एंड यू आर गोइंग टू बी फाइन. ब्रेस्ट कैंसर के अराउंड जितने मिथ्स हैं मैं आपसे वो पूछूंगा. वो मिथ है कि फैक्ट है, मुझे ये बताओ. ब्रेस्ट कैंसर किसी भी तरीके से 100% प्रिवेंट नहीं हो सकता. इट्स अ फैक्ट. आप कुछ भी करो 100% प्रिवेंशन तो पॉसिबल ही नहीं है. बट जैसे हमने ऑल थ्रू द डिस्कशन अभी डिस्कस किया है ऑल थ्रू दिस प्रोग्राम, अगर आप फिट रहोगे, वज़न कम रखोगे, फैटी चीज़ें नहीं खाओगे, अल्कोहल कंजम्पशन बंद कर दोगे या एकदम कम सोशली कभी कभी पियोगे, ओके, एक्सरसाइज हर रोज़ करोगे 45 मिनट्स, ओके, रिप्रोडक्टिव हैबिट्स जहाँ तक पॉसिबल है जैसे रूरल वुमन फॉलो करती है उससे एडॉप्ट करोगे, ब्रेस्ट फीड करोगे, ओके, आप ऑटोमेटिकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपकी रिस्क कम करते जाओगे. सो बट ज़ीरो नहीं कभी होगी. ब्रेस्ट कैंसर कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकता, वो वापस आ ही जाता है कभी ना कभी. नो, ब्रेस्ट कैंसर क्योर कर सकते हो आप. जो हम कहते हैं कि सो हमारी रिपोर्टिंग में वी टॉक ऑफ 10 ईयर सर्वाइवल्स. सो अगर मेरे पास कोई स्टेज 1 का पेशेंट है उसका 10 ईयर सर्वाइवल है 92%. इसका मतलब है मेरे पास अगर आज 100 पेशेंट स्टेज 1 के हैं और सारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट परफेक्टली हम करते हैं, आज से 10 साल बाद 92 आर हेल एंड हार्टी लिविंग हैप्पीली विदाउट डिजीज. 8 लोगों को दोबारा आ गई है बीमारी. सम ऑफ देम मे नॉट बी अलाइव, कुछ पेशेंट्स जिंदा भी शायद नहीं होंगे, वो 8 में से. Only 8%. 8% स्टेज 1 में, अर्ली ट्यूमर्स में. ओके और ये 92 जो 10 साल बाद ठीक है, इनमें मुश्किल से एक हाथ पेशेंट को आगे चल के बीमारी आ सकती है. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बाकी के 91 तो जिंदगी भर के लिए क्योर हो गए. सो यस इट इज क्योरेबल. मोस्ट मैक्सिमम जो ब्रेस्ट लम्प्स हैं वो कैंसरस होते हैं. ऑन द कॉन्ट्री, मिथ और फैक्ट? मिथ. 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो बिनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं. 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स कैंसर होते हैं. ओके. जो विमेन 40 इयर्स के अंडर होती है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता? बिल्कुल नहीं, होने के चांसेस होते हैं. बट जैसे हमने डिस्कस किया, एज के साथ आपकी रिस्क बढ़ती जाती है. सो आप 25-35 के हो तो आपकी रिस्क कम होती है, बट हो सकती है बीमारी. ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कैंसर की चांसेस इंक्रीज कर देते हैं? नॉट एट ऑल. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर वाज अ ब्यूटीफुल स्टडी. एक बहुत बढ़िया स्टडी थी अमेरिका में. जब भी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आ गए, ओके, फॉर कॉस्मेटिक रीजंस ऑफ कोर्स, फॉर ऑगमेंटेशन, तो उन्होंने डेटा अपना कलेक्ट किया बहुत सारे पेशेंट में जिन्होंने किया था इम्प्लांट्स. एक तरफ उनके पास 1 लाख पेशेंट थे जिन्होंने इम्प्लांट्स लगाए थे और 5 साल से लगे हुए थे. उन्होंने देखा कि कैंसर की रिस्क कितनी है. एंड देन बाकी पेशेंट्स जो है जिन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स नहीं लगाए थे उनकी रिस्क कितनी है. एंड दे वर एक्चुअली एबल टू शो कि जो इम्प्लांट्स लगाते हैं उनकी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम है. ओके, एंड दैट वॉज ट्रू. But why was it true? We discussed males get breast cancer 1 in 200. Why? This is the size of the breast. Who wants an implant? A lady who is not happy with the size of her breast. So her breast is smaller, the number of cells are lower. Whereas a lady who feels she is happy is generally having more cells because she has a bigger breast. The more the number of cells, higher the risk. So initially they marketed saying, start using implants, you are reducing your risk of breast cancer. That was not the case. That is how it worked. डिओड्रेंट्स ब्रेस्ट कैंसर कॉज करते हैं? Absolutely not. मिथ, Myth. कंप्लीट मिथ. Total myth. मंथली ब्रेस्ट एग्जाम्स लाइफ बचा सकती है? Monthly breast exams, सेव्स लाइफ? okay. It's a myth and it's a fact. Okay? It's a myth because इसकी जो क्लिनिकल ट्रायल की गई
उसमें एक सर्टन नंबर ऑफ पेशेंट्स पकड़ के चलिए 1.5 लाख पेशेंट्स लिए, 75,000 ने सेल्फ एग्जामिनेशन किया, बाकी 75,000 ने नहीं किया. एंड अ फ्यू years later when they looked at it, there was no difference in saving lives actually. Okay, so if you really look at the data published in the world, it is a myth. Okay. But fact, why do I say? We still say that you should do self-examination. It increases awareness and it pushes you to go and get that mammography done, and that is what will save your life. Yeah. So indirectly, it's a fact. आज की न्यूज़ है ये. You read the news? I read somewhere on an Insta feed. तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला है कि हल्दी एंड नीम एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से वेट आई रीड द एग्जैक्ट वर्ड्स. ओके. नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला कि उनकी वाइफ का जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट वो टर्मरिक, नीम और इंटरमिटेंट फास्टिंग को देते हैं. आई एम हैप्पी दैट ही फील्स दैट उनको लगता है कि इस वजह से हुआ है. अगर वो ये सारी चीज़ें करके दे रहे थे, इसका मतलब है वो बहुत डिसिप्लिन्ड थे in what she eats and drinks. So probably he was equally disciplined in the treatment he gave. There has also been one more post that has come up from one of the hospitals around where he got treated. Yeah. Which has said that she has constantly been on allopathic treatment with chemotherapy and other treatments and radiation. And we know that, or as doctors, we know very clearly that these treatments that we give, allopathic treatments, okay, are very, very, very effective. So, You'd say all of this is crap, this is bullshit कि ये भाई नीम और ये हल्दी और इन सब से तुम क्या बकवास मैं कर इतना रहे हो? कहना चाहता हूँ कि somebody who is so influential as Mr. Navjot Singh Sidhu, he may be probably quoted out of context. I do not know. And if he has been, then I think he should put forth a statement saying that I did that also for my wife, but I feel that you should not do this alone for your patient. You should take the treatments that your doctors give. आपके doctors जो recommend करते हैं वो ले लीजिए. उसके साथ आप चाहोगे तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो. I think he should give a clarification. Fair, क्योंकि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के over 260 ऑन्कोलॉजिस्ट ने चैलेंज किए क्लेम्स कि क्या कर रहे हैं. I will also challenge it because, see, we are on a podcast. I just want to say that I have been in this field for too long. Using all these dietary modifications themselves have never helped any patient. We need to treat them appropriately with the right medications. And again, I say that if he has been quoted out of context, I think he should take a chance and give some bit of a clarification. Otherwise, some people may get misled by this. Yeah, and it may cost lives. Yes, it might. Perfect. Thank you so much, sir. Thank you for very coming much. here. It was very enjoyable. Thank you. I just hope it helps people. Yes, it will. I loved the discussion. I loved जितनी easy तरीके से आपने समझाया. I hope कि ये हर कोई देखे, men and women, एंड अपने रिलेटिव्स और फैमिली के साथ देखें ताकि अंडरस्टैंडिंग हो. मैं पॉडकास्ट के बीच में बस ये सोच रहा था क्यों हमें ये स्कूल और कॉलेज में नहीं बताया, बिकॉज इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो आपने बताई, आई होप कि मुझे पहले पता होती. क्योंकि जब मेरा फेज़ हो जा रहा था जहाँ पे किसी रैंडम स्ट्रेंजर ने ऐसा बोल दिया कि आपकी फैमिली में हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो जो 3-4 महीने साइकोलॉजिकली फुल फैमिली वाज डिस्टर्ब्ड. करेक्ट. एंड हमने हर वो पॉसिबल चीज़ करने की कोशिश करी कि जिससे वो इसके चांसेस नहीं होने चाहिए. जबकि आपने जो बताया उन सबसे पता चला कि पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड सिंपल प्रैक्टिसेस कि कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन करके कैसे एक स्टेज किसी वो कैंसर किसी स्टेज पे पहुँचे उससे पहले ट्रीट कर सकते हैं. आई लव्ड इट. थैंक यू सो मच. आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें. अगर लोगों को आपको रीच आउट करना हो या आपसे कंसल्टेशन लेना हो तो कहाँ पर आपको रीच आउट कर सकते हैं? Well, I work at the Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital and Medical Research Institute in Andheri West, Mumbai. So
if they have any situations where जहाँ उनको कोई सवाल वगैरह पूछने हैं, they can always send it to our hospital or they can make an appointment and I can sit and discuss with them. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much for watching this episode till the end. अगर आपको इस एपिसोड में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताओ ताकि वो चीज़ हम बार बार करें एंड आपके लिए बेहतर वैल्यू लेके आएँ. एंड कुछ अगर नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें बताओ ताकि हम वो चीज़ रिपीट ना करें. एंड ऑल्सो लेट अस नो कि कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि जितना आप कॉमेंट्स में हमें बताएंगे उतना बेहतर वैल्यू हम आपको सर्व कर पाएंगे एंड उतने ही इंसाइट्स हम प्रोवाइड कर पाएंगे. So I'll see you next time. Until then, keep figuring out and don't forget to share this episode with at least one person जिसकी लाइफ में इससे एक बेहतर चेंज आएगा. And don't forget to subscribe to the channel.